नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अंकिता बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज के वेबिनार का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स मतलब हमारा पाचन तंत्र से जुड़े जितने भी रोग हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इसके बाद होने वाला फैटी लिवर ऑल्सो। तो इसके रिगार्डिंग हम जो है आज के वेबिनार में डिस्कस करेंगे और आप लोग जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़ेंगे और जो जिस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं और उनके आंसर जानना चाहते हैं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हो, ताकि मैं जब भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हो और जब भी मैं आपका नाम पुकारूं तो आप जो है अपना माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेबिनार के साथ शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या इनके मेन सिम्टम रहते हैं, इनके साथ मतलब क्या इनकी शुरुआत रहती है और इससे जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं और इनका कैसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आता है डिस्पेप्सिया, जिसको हम इनडाइजेशन कहते हैं। जो हमारा डिस्पेप्सिया है इसमें लोग अक्सर बदहजमी और पेट में गड़गड़ाहट होना, ये सारी चीजें जो है इसमें रह सकती हैं। पेट में जलन, भारीपन, दर्द और उसमें असहज मतलब डिस्कम्फर्ट सा फील होना, यह कोई भी रोग नहीं बल्कि पाचन तंत्र की गड़बड़ के कारण होने वाला एक लक्षण है। तो ये मतलब जब भी हमें ये सारी चीजें हो रही हैं इसका ये मतलब नहीं है हमें कोई जो है वो डिजीज है या हमें कोई दिक्कत होना शुरू हो गई है। इट्स जस्ट अ साइन कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ये सिम्टम शो कर रही है, ये डिस्कम्फर्ट शो कर रही है। तो दैट टाइम इज नीडेड टू बी अलार्मिंग साइन कि इनडाइजेशन हो रही है। तो इसके लिए हमें अपने डाइजेशन को बूस्ट अप करने के लिए, डाइजेशन को बेटर करने के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद अल्सर्स क्या होते हैं। जब भी हमें इनडाइजेशन हो जाती है तो सबसे पहला और सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है जो इनडाइजेशन के बाद होते हैं वो होते हैं अल्सर। ये एक प्रकार का घाव या छाला रहता है जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं पर भी ये हो सकता है, जिसमें ये मुंह में हो सकते हैं, हमारे खाने की नली में हो सकते हैं, हमारी आंतों में हो सकते हैं, जो हमारी बड़ी आंत है जहाँ खाना जो है वो पचता है, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। और ये जो है वो ये जो अल्सर्स है ना, जो हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, एसिड्स बनते हैं जो खाने को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब ये एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं या इनका जो है रीगर्गिटेशन मतलब खट्टे डकार आना या पेट की तरफ जो है इनका बढ़ना, जो जो ये एसिड है, पेट की जो हमारी लाइनिंग है वो तो एक हद तक कोटेड होती है इस एसिड से, ज्यादा जो नुकसान है वो हमारे पेट को नहीं होता। लेकिन यही जब रीगर्गिटेशन की तरफ इसोफेगस में आता है या हमारी आंत की तरफ जाता है तो उसकी वजह से जो छाले हैं या जो घाव है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम बेसिकली अल्सर्स कहते हैं। अल्सर्स के और मतलब इसकी साइट के अकॉर्डिंगली इनके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टाइप्स है। नेक्स्ट, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इसोफेजियल अल्सर्स, माउथ अल्सर और कॉलोनिक अल्सर्स। अब गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो पेट में होता है। मतलब जब पेट में गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो एक्सेस मात्रा में बन रहे हैं तो उसकी वजह से वहां पर अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। और जब पेट में अल्सर्स होते हैं तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर्स कह देते हैं। ड्यूडेनल अल्सर्स है, ये जो है हमारी आंत में होते हैं, हमारी ड्यूडेनम में होते हैं। जब भी खाना जो है वो पास थ्रू करता है हमारी ड्यूडेनम की तरफ और उसमें जो कंटेंट है एसिड का जब वो ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से ड्यूडेनम में अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। इसके बाद आता है इसोफेजियल अल्सर। इसोफेजियल मतलब हमारी इसोफेगस, हमारी जो फूड पाइप है, जब यहाँ पर जो है वो एसिड का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, खट्टी डकार आती है, बदहजमी होती है, हम ज्यादा खा लेते हैं, खाना जो है वापस ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करता है, तो उसकी वजह से इसोफेगस
एसोफेगस में जो है वो छाले पड़ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं, जो हमें चेस्ट में बर्निंग और भारीपन देता है। तो इसको हम एसोफेजियल अल्सर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं माउथ अल्सर्स। ये होंठों में, गले में या नाभि में, इनके बीच में जो है होते हैं। ठीक है, जब भी हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो ज्यादा बनेंगे, रीगर्गिटेशन होगा, वो चीज पित्त को बढ़ाएंगे, और बढ़ा हुआ पित्त हमारे मुंह में, पेट में जो है वो छाले करना शुरू कर देता है। जब वे मुंह में होते हैं तो इन्हें माउथ अल्सर्स कह देते हैं। कोलिनिक अल्सर्स ये जो हमारी आंतों में होता है, मतलब हमारी कॉलन में होता है बेसिकली। कॉलन मतलब हमारी जो बड़ी आंत है उसका सबसे एंड वाला पोर्शन, तो उसके एंड वाले पोर्शन में ये घाव होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे अल्सर का डिस्क्रिप्शन। अब जब अल्सर्स की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन डिजीज, जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है और मोस्टली पेशेंट्स में हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो इशोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। मतलब जो हमारा नॉर्मल रिफ्लक्स है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसका नेचुरल प्रोसेस है कि जब हम खा रहे हैं तो वो डाइजेशन के लिए हमारे पेट में जाए। पेट में जाकर जब पेट का डाइजेशन, इमल्सिफिकेशन पूरा हो जाता है तो वहां से वो हमारी इंटेस्टाइन में शिफ्ट कर जाता है। लेकिन जब किसी भी पैथोलॉजी, किसी भी रीजन की वजह से जब हमारे स्प्रिंक्टर्स अच्छे से काम नहीं करते, रीगर्गिटेशन हम बार बार खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिफ्लेक्स है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और उस डिस्टर्ब जो है वो रिफ्लेक्स की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, ये मतलब लोगों को आमतौर से हो जाती है। इसमें जलन रहना, खट्टी डकार आना, और उनको जो है वो अपने डेली के काम में उनके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और खाने का मन नहीं करता, खाते हैं पेट अच्छे से साफ नहीं होता है ना। इस तरीके की उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहती हैं। नेक्स्ट। अब ये जो GERD है, इसमें जो लोगों को मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके जो जो भी सिम्टम्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक तो हम इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, कि इसके सिम्टम्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जो जो भी सिम्टम पेशेंट को आ रहे हैं, अब GERD होने के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हर्निया हो सकता है, या हमारा गंदा खाना पीना हो सकता है, या हमारी कोई भी अदर पैथोलॉजी जैसे स्ट्रेस हो गया या एंजाइटी हो गई, उसकी वजह से ये जो है वो डेवलप हो जाता है। अब जब लॉन्ग टर्म तक या किसी भी वजह से जब हमारे गैस्ट्रिक जो अल्सर्स हैं वो नॉन ट्रीटेड रहते हैं, या वो सस्पेक्ट नहीं हो पाते, या कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ जब हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में होने लगती है, पेट में होती है, तो वो गैस्ट्रिक कैंसर्स को भी कॉज करती है। अब गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। गैस्ट्रिक अल्सर्स जब मतलब किस सिवियरिटी का है उस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का अगला जो प्रोटोकॉल होगा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, वो बेसिकली रहेगा क्या। अब जो नॉर्मल प्रोटोकॉल, अगर जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है वो किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन को अगर कॉज कर रहा है, वहां पर अगर किसी भी तरह का जो हमारा पाथ है उसको हिंडर कर रहा है, तो नेचुरली उसको जो है हमें इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाती है। बिकॉज जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जब तक उसको रिलीज आउट नहीं किया जाता, व्हाटसोएवर कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये हमारा एक मेजर कंसर्न बन जाता है। इट्स अ लेटर स्टेज, और इसमें क्या मैनेजमेंट करते हैं वो तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे ही। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कुछ सामान्य कारण, क्या मेन जो रीजंस हैं वो क्या हैं गैस्ट्रिक होने के। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हर्निया होना, हाइटस हर्निया होना, पेट मतलब पेट और खाने की जो नली होती है ना, जब उनके बीच में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे मतलब जो हमारा पेट होता है और हमारे यूसोफेगस होती है उनको सेपरेट करता है हमारा डायाफ्राम। तो जब वहां पर जो है वो मसल पेशियां, मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, तो वहां पर एक हर्निएशन कॉज कर देती हैं। वो एक जो है वो बल्ज बन जाता है। उस बल्ज के बनने की वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो हैम्पर होता है, क्योंकि अगर वहां पे बल्ज है, वहां पे डाइजेशन अच्छे से जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा। हो सकता है वहां पर जो है वो स्टोर हाउस बन जाए, वहां पर किसी तरीके का जो प्रॉब्लम है या अल्सरेशन है वो होना शुरू हो जाए। और जब हाइटिस हर्निया होता है, इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ हैविंग GERD।
तो ये भी एक कारण रहता है। दूसरा कारण है NSAIDs। NSAIDs मतलब जो हम दवाइयाँ हमारे लेते हैं, एस्पिरिन हो गया, डिक्लोफेनाक हो गया, या जो भी हमारी सप्रेसेंट्स है जो हमारी पेन को दबाती हैं, बेसिकली ये दवाइयाँ जब हम ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारा जो स्टमक का पैरेन्काइमा है, जो हमारा गुड बैक्टीरिया है, जो पेट की सुरक्षा करता है, पेट को बचाता है इस तरीके की जो हमारी केमिकल बेस्ड दवाइयाँ हैं उनसे, उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। एक्सेसिव अगर उसका इंटेक हम लेते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसकी लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर घाव होने शुरू हो जाते हैं। घाव हो जाते हैं, देन लेटर स्टेज पे वहां पे अल्सर, परफोरेशन, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी तरीके से और भी काफी सारे रीजन रहते हैं, जैसे धूम्रपान करना, गुटखा, तंबाकू, शराब का अत्यधिक सेवन करना, ये भी हमारे रीजंस रहते हैं। इसके बाद आती है हमारी डाइट। हम खाने में क्या, सबसे मेन और मेजर रीजन है हमारी डाइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो स्मोकर नहीं है या जो हमारे ज्यादा ड्रिंक नहीं करते या जिनका लाइफस्टाइल भी अच्छा है, हर्निया की कोई कंप्लेन नहीं है, उनमें भी गैस एसिडिटी के होने का जो कारण है ना, वो हमारा गंदा खाना पीना है। जो है वो खाना, या तो बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या गंदा खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बिना भूख लगने पर खाना खा रहे हैं, खाया हुआ खाना पचा नहीं है उससे पहले खाना खा रहे हैं, है ना। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे डाइट में खराब है। डाइट में जो हम खाना खा रहे हैं वो ज्यादा ऑयली, स्पाइसी या स्टेल खाना है, उसकी वजह से भी हमारा गैस्ट्रिक डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से कुछ अदर मेडिसिन, कुछ और दवाइयाँ, जितनी भी केमिकल बेस्ड हमारी दवाइयाँ हैं, वो धीरे धीरे हमारी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है उसको इन्वेड करना शुरू करती है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्स हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं, जिन बीमारियों के कारण जो है हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा स्ट्रेस रहना, कोई पुरानी लीवर की डिजीज होना, किडनी डिजीज होना, हमारी लंग से रिलेटेड कोई चीज अगर दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, है ना। और इनकी वजह से धीरे धीरे हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा, क्योंकि जब भी स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है या हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सफर कर रही होती है किसी और इलनेस की वजह से, तो सेम टाइम पे हमारा ब्रेन स्ट्रेस्ड रहता है, और हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है हमारे गट बायोम से। तो जो हमारा गट बायोम है वो सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, और अगर वो डिस्टर्ब होता है हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, फिर गैस्ट्रिक इंडाइजेशन, हमारा स्टूल अच्छे से पास नहीं होना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अब जैसे हम GERD की बात कर रहे थे, तो जैसे इस पिक्चर में हम दिखा रहे हैं, एक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, LES। तो जब हम नॉर्मली खाना खाते हैं हमारे पेट में एसिड रहता है, HCl बेसिकली प्रोड्यूस होता है, और जब हम खाना खाते हैं वो वहां पर जाता है, इमल्सिफाई होता है, और जैसे ही खाना अंदर जाता है ये स्फिंक्टर ओपन होता है और खाना जाने के बाद बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो पेट में ही रहता है, और सिर्फ जो उसका काम है डाइजेशन करने का वो करता है, और खाना डाइजेस्ट होकर अपने ट्रैक पर आगे चला जाता है इंटेस्टाइन की तरफ। लेकिन जब हमारा जो स्पिंक्टर है जो है वो खराब हो जाता है, वो अच्छे से वर्क नहीं करता, जैसे सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं, स्पिंक्चर जो है वो बंद नहीं हो रहा है, तो बंद नहीं हो रहा है तो खाना रीगर्गिटेट करेगा, ऊपर की तरफ वापस जाएगा, ऊपर की तरफ खाने के साथ साथ जो एसिड है, जो HCl हमारी जो एसिडिक जूसेस हमारे स्टमक में बन रहे हैं, वो वापस जो है वो हमारी ईसोफेगस में और ऊपर की तरफ जो रीगर्गिटेट करते हैं, जो उस म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं, बिकॉज वो जो हमारी लाइनिंग है वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग नहीं है अगेंस्ट डाइजेस्टिव जूसेस। तो जब बार बार रीगर्गिटेशन होगा तो वहां पे छाले, घाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर वो अल्सर की परफोरेशन शुरू करते हैं। तो एक इसका कॉज हमारा जो स्पिंक्टर है उसका खराब होना रहता है। ठीक है। तो क्या, व्हाट आर द हाई रिस्क, हाई रिस्क क्या है कि हमें जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे हाई रिस्क पे तो हमारी गर्भवती महिलाएं रहती हैं, मतलब 25% जो हमारी वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको रोजाना ये जो प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये जो है वो रहती है। रीजन हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हमारी बॉडी चेंजेस से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन
लेकिन मेजर जो है वो उनका कॉज रहता है। उसके बाद जिन लोगों को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है उनमें भी जो है ये गैस एसिडिटी की समस्या रहती है। जो पेशेंट अत्यधिक स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनमें भी ये कंसर्न आता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो डिस्टर्ब होता है। बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ, नसेड्स, जो हमारे आइबुप्रोफेन और ये जो हमारे पेन किलर्स हैं बेसिकली, अगर इनको हम लेते हैं तो ये भी हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को जो है डिस्टर्ब करती है। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग हैं उनमें भी मेजरली इनडाइजेशन का जो कंसर्न है वो रहता है। और ये जो हमारी इनडाइजेशन और एसिडिटी है हेरिडिटरी भी हो सकती है। मतलब अगर हमारी फैमिली में ये कंसर्न रहता है, अगर फैमिली में एसिडिटी और इनडाइजेशन का कंसर्न पुराना है, तो वो धीरे धीरे जो है वो हमें प्रॉब्लम देता है। और अगर स्मोकिंग एक इंसान रेगुलर बेसिस पे कर रहा है या एक चेन स्मोकर है, तो उसमें डेफिनेटली गैस एसिडिटी का कंसर्न रहता है, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच इज टू बी डन रेगुलर बेसिस। एक स्लाइड मिस होगी शायद। हाँ, अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं इनडाइजेशन और ये जो हमारा गैस एसिडिटी है, इसके बेसिक सिम्टम्स जो शुरू होते हैं, हार्ट बर्न, जो हमारी छाती में जलन रहती है उसकी वजह से। कई बार ये इनडाइजेशन को कॉज करता है। हमें वॉमिटिंग या तो नोजिया होता है, वॉमिटिंग का मन होता है, या तो उल्टी हो जाती है। कई बार जब हमारा गैस जो हमारे अल्सर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो कई बार वो ब्लीड करने की टेंडेंसी हो जाती है। और जो हमारा स्टूल है, जो हमारे फेसेस है, उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, ब्लड मिक्स स्टूल जो है वो पास करते हैं। पुअर एपेटाइट, हमारी भूख जो है वो कम हो जाती है। हमें जो नॉर्मली भूख लगनी चाहिए वो लगना बंद हो जाती है। उल्टी सा मन करता है, पेट में दर्द होता है। जब भी इनडाइजेशन होगा, पुराना खाना पेट में जो है वो पड़ा रहेगा, अच्छे से पचेगा नहीं, तो पेट में जो है वो पेन को कॉज करेगा, डिस्कम्फर्ट को कॉज करेगा। और इसमें जो है वो हमारा वेट गेन भी होता है, और हमारा जो अब्डोमेन है कई बार जो है वो स्वेलन भरा भरा सा लगता है। पेशेंट ये कहता है कि मेरा पेट हमेशा भरा भरा रहता है, मुझे भूख नहीं लगती। तो ये भी इनडाइजेशन का एक जो सिम्टम है वो हो सकता है। नेक्स्ट। इसके बाद ये कुछ मतलब अन्य जब जीआरडी हमें हो जाता है तो उसके क्या क्या जो है वो सिम्टम्स होते हैं जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में दिखते हैं। जैसे अगर हमें जीआरडी है तो माउथ में बेसिकली हमारा टूथ डिके, मतलब जो हमारे दांत है वो जो है डिके उनका खराब होना शुरू हो जाते हैं। जिंजिवाइटिस, मुंह से जिंजिवाइटिस हो जाता है, मसूड़ों में दिक्कत होने लग जाती है, बैड ब्रेथ आने लग जाती है ना। और हमारा जो कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और गले में कंटिन्यूसली हमारा जो सोर थ्रोट रहना, गले में दर्द रहना, उसमें जो है वो कोई लम्प, टॉन्सिल्स बन जाने, लम्प बन जाना, या कोई नेजल ड्रिप हो जाना, या फेरेंगाइटिस, जो हमारे फेरिंग्स हैं उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाना, ये मोर फ्रीक्वेंट रहता है। और चेस्ट में जब हमें थ्रोट में इन्फेक्शन होता है तो डेफिनेटली वो चेस्ट को जो भी है अपने साथ इनकाउंटर करता है, जिसको हम क्रॉनिक कफ कहते हैं। क्रॉनिक कफ हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। अस्थमा अगर पेशेंट को है तो वो वर्स कर देता है अस्थमा को, हमारा इंडाइजेशन, क्योंकि कफ जो है वो ज्यादा बनता है, हमारे एल्वेलाई ज्यादा फिल्ड होते हैं, तो अस्थमा की जो कंडीशन है वो वर्स होनी शुरू हो जाती है। और निमोनिया, बार बार पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। अब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे प्लान करते हैं इसके बारे में बात करने से पहले एक वीडियो है डॉक्टर आशुतोष की। वो नीचे वीडियो है, आप एक बार नीचे करें स्लाइड, नीचे। ये दो वीडियोस है ना, सबसे ऊपर वाली चलाओ। हाँ, ये दो वीडियोस देखते हैं कि क्या आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा से कैसे हम मैनेज करते हैं, और क्या हमारे शरीर के लिए सही है। ये डॉक्टर आयुष्मान हमें बताए, आयुष्मान है ये, हम एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, एलोपैथिक डॉक्टर है, और इनका क्या कहना है इस बारे में एक बार ये हम वीडियो के थ्रू जानते हैं, एंड देन मैं आगे की क्वेरीज लेती हूँ। आयुर्वेद क्या कहता है? सम दोषम सम अग्निश्च सम धातु बलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्ति विधीयते। सभी चीजों का सम अवस्था में हो जाना, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, आत्मा इंद्रिय और मन भी प्रसन्न हो, तभी हम स्वस्थ हैं। तो ये अवस्था हमारी ला दीजिए, तब स्वास्थ्य मंत्रालय कहलाने लायक है ना। नहीं तो बीमारी का इलाज 50 से खोल लीजिए, उससे क्या हो जाएगा? वेलनेस प्रोग्राम चालू हो, अगर ये होने लगे तो आप बताइए, ये ज्यादा
आप एक्स अमाउंट कमा रहे हैं, आपसे मैं कहूं बीमार होके इतना खर्च करोगे, आप कहेंगे कोई तरीका बताओ मैं उससे डबल खर्च करूंगा, मैं बीमार ना हूं। आप बताइए, कोई चाहेगा बीमार होना? लेकिन उन बेवकूफों को, व्यापारियों को भी, फार्मा कंपनी वालों को ये नहीं समझ में आया कि प्रोग्राम ऐसा तैयार करो पब्लिक को बीमार होने से बचाओ। और भारत की बीमारी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, जिसको हमने नहीं कहा कि लोग तो ऐसे समझने लगे, डायबिटिक कैपिटल इंडिया, डायबिटिक कैपिटल हो चुका है। और प्रैक्टिकली इसको कैंसर कैपिटल ऑफ डिक्लेयर कर देना चाहिए, इतने केसेज हो रहे हैं। इसमें जरूरत क्या है? आप आपने जिन बीमारियों का आम समझ लिया प्रिवेंटेबल डिजीज है, उस पर जागरूकता नहीं हुई, और उसके रोकथाम में खाने में इतने मिलावट के कारण जो समस्या हुई, इस पे काम नहीं हो रहा है, ये बीमारी पैदा कर रहा है और बेतरतीब छोड़ दिया गया है। उस पर अगर हम लगाम लगाएं तो हमारा जो पैसा ब्लैक होल में जा रहा है कंट्री का बीमारी के इलाज पे, ये कम होने लगेगा। नेक्स्ट भी चला। अब नेचुरल खाना क्या है? इसको साधारण भारतीय दर्शकों के लिए भगवान की रसोई, पहली प्राकृतिक चीजें जैसे उग रही वैसे आप खा सकें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भगवान की रसोई, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जो भारतीय रसोई में बन रही है वो आप खा रहे हैं, ताजा बनाए ताजा खाएं, दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी क्लासिकल खाना हमारा है, ये आपका स्वास्थ्यवर्धक खाना है। शैतान की रसोई, प्रोसेस्ड फूड जितना आप सोच सकते हैं, जो हर इंसान जितने वर्ष से देख रहे हैं, आप सोचे कि आपने बेस्ड फूड ऑर्डर किया, प्लास्टिक आया, प्रोसेस्ड फूड आया, इतनी जल्दी कौन खाना बना सकता है? इतनी टॉप फूड, बच्चे चिप्स और इस तरह की चीजें जो खा रहे हैं, फास्ट फूड, ये सब कैंसर कारक है। लेकिन साइंस निरूपण कर चुका है, तो आप खाई क्यों रहे हैं? प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करके जीवन को ले चलेंगे, बीमारियों से दूर रहे, जिसमें एक बीमारी कैंसर है। जैसे आपने इन वीडियोस में देखा, इन वीडियो को दिखाने का मतलब ये था कि नॉट ओनली हम इस बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनका भी, जैसे देखो हम डे टू डे लाइफ में क्या प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये एक कंसर्निंग बात है। और हम इसका ट्रीटमेंट कैसे प्लान कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसर्निंग। तो इनडाइजेशन या अल्सर या पेप्टिक अल्सर, इन चीजों का होना और इनको जो है हम मैनेज ना कर पाना, क्योंकि हम इसको नेचुरल मैनेज करने की कोशिश नहीं करते। जब भी किसी पेशेंट को इनडाइजेशन होता है, गैस एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, वो जो है वो नॉर्मल जाकर अपनी जो है वो गैस की गोली खाना शुरू कर देते हैं, पेट को साफ करने के लिए दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, और उनको लगता है इनसे उनकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। बट दैट इज द सिम्टोमेटिक रिलीफ। जब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप ये जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है इसकी तरफ जा सकते हैं, है ना। लेकिन जब ये प्रॉब्लम अनट्रीटेड रहती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें जो है वो अनट्रीटेड होकर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है, जो आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। अब जो हमारी नॉर्मल बीमारियां होंगी, उन्होंने बात की हमारी डायबिटीज के बारे में, तो डायबिटीज इज ऑल्सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जब हमारी जो बॉडी है वो जो ग्लूकोज को नॉर्मली जितना डाइजेस्ट करना चाहिए, जितनी मात्रा में जो है उसको हमारे शरीर को पचाना चाहिए, वो नहीं पचा पाती, और जो है हम डायबिटिक की कैटेगरी में फॉल करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन जो है दैट इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न। तो ये जो हमारा इनडाइजेशन है, गट का अच्छा ना होना, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनिशिएट करता है, और जिनको हम आजकल कॉमन बीमारियां मानते हैं कि तो सबको हो जाती है, बीपी और शुगर इनको लीड करता है। और बीपी शुगर ही तो सारी बीमारियों की जड़ है, और ये खुद में भी बहुत बड़ी बीमारियां हैं, ये खुद से भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट के लिए डेवलप कर सकती हैं। अब जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं उस क्वेरी को आंसर करना चाहूंगी, और उसके बाद जो है इसके अलावा भी अगर और कोई कंसर्न है तो अपना हैंड रेज करके आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, फिर हम दोबारा जो है वो इसकी तरफ जाएंगे। संजीव जी, संजीव दास जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ मैडम। हाँ जी संजीव जी। मेरे को पेट पेट में सारी प्रॉब्लम है, गैस होता है, एसिडिटी होता है, पेट में खाने के बाद दर्द होता है, इनडाइजेशन हम्म। रहता है। तो हम्म। अ, हमने एलोपैथी डॉक्टर देखा है, तो एलोपैथी डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस टेंशन से हो रहा है, वो तो हम्म। आईबीएस भी कह रहा है। ठीक। बहुत दिक्कत में हूँ मैं।
पेट का कोई भी ठीक नहीं जा रहा, ठीक से खा नहीं पाता, हम्म भूख नहीं लगता, हम्म एनर्जी भी कम है, वेट भी बहुत वेट लॉस हो गया है। हम्म ठीक है। पेट और ये पेट को प्रॉब्लम लेकर कितने लंबे समय से है? प्रॉब्लम चल रहा है, 10-11 साल हो गया। वही 10-11 एलोपैथी साल दिखाता से। और हूँ, अभी एलोपैथी। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 39। 39 ईयर्स, ठीक है। तो एलोपैथी में आप मैनेजमेंट कर रहे हैं चीजों को, मतलब सिर्फ जो जो दिक्कतें आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही दवाइयां खा रहे हो, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। एलोपैथी अभी नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथी जब खाता हूँ तब सिम्टम नहीं होता है। फिर हम्म एलोपैथी औषध बंद होने से फिर सब शुरू हो जाता है। और एलोपैथी में सिम्टम का ही दवाई देता है, सिम्टम बंद होता है, लेकिन पूरा से क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए बेसिकली हम उसमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, जो लक्षण दिखेंगे उसी की तो मैनेजमेंट वो लोग देंगे। रूट कॉज को सही करना, रूट कॉज पे काम करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कहाँ से काम बात कर रहे हैं आप? घर से ही बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस टेंशन भी होता है, अभी तो एसिडिटी भी बहुत हो कौन रहा सी है। जगह से बात कर रहे हो, कौन सी स्टेट से बात कर रहे हो? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हो ना? क्योंकि देखो, हाँ। जब हम इसका रूट कॉज पे ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं ना, कि बेसिकली रीजन क्या हुआ, किस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। चाहे वो आईबीएस है, जीआरडी है, स्ट्रेस की वजह से आपको जो है वो ये कंडीशंस आ रही हैं, है ना? इन दोनों हाँ। ही कंडीशंस में हमारे गट का बेहतर होना बहुत जरूरी है। हमारा डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि खाने में हम क्या फॉलो कर रहे हैं, और जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारी बॉडी को सूट कर भी रहा है, क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है भी, वो भी एक बार जो देखो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो दो तरीके हम्म। हैं मैनेज करने के। एक तुम दवाइयों के साथ शुरू कर सकते हैं, ताकि दवाइयों के साथ इसको जो है मैनेज किया जा सके, धीरे धीरे इसमें जो है वो आराम लाया जा सके। और दूसरा तरीका है, अगर आप एक बार अपनी डिटॉक्सिफिकेशन प्लान करवाते हो, ताकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट किया जा सके। अब पेट में स्ट्रेस की वजह से या अल्सर्स की वजह से, या जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसकी डिस्ट्रप्शन की वजह से, ये सारी चीजें जो हम खा रहे हैं वो अच्छे से पच नहीं रहा, शरीर को पोषण नहीं मिल रहा, ना ही हमारा पेट अच्छे से साफ हो रहा है, मतलब शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी भर रही है। अब वो गंदगी सब तक जब तक साफ नहीं होगी तब तक हमारी बॉडी को रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, हमारी बॉडी रिपेयर नहीं करेगी तो ये प्रॉब्लम बार बार आएगी, ये चीजें बार बार करनी पड़ेंगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से वो गंदगी को बाहर निकालना जरूरी है। गंदगी को बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो भी हम दवाइयां शुरू करेंगे वो शरीर में अच्छे से पचेंगी और लगेंगी। और साथ ही साथ खाने पीने का परहेज, आपके शरीर के लिए क्या जरूरी है, और आपको पर्सनली क्या क्या चीजें मॉडिफाई करनी रहती हैं, क्या क्या चीजें आप जो है अपने खाने पीने में बदल सकते हो, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है इसका आना कम हो, ये और ज्यादा ना बढ़े। इसके साथ हम शुरू करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आकर ट्रीटमेंट शुरू करवाते हो, ताकि गंदगी को भी निकाला जा सके और आपकी जो सिम्टम्स हैं उसको भी खत्म किया जा सके। रूट कॉज की बेसिकली हम जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करते हैं। तो कहाँ कहाँ जाना जाना पड़ेगा, कहाँ जाकर ट्रीटमेंट कर कर सकते हैं देखो, हम? अगर वेस्ट बंगाल से हो तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हमारा हॉस्पिटल है, वहां पर कोलकाता में आसनसोल में एक है, दिख रहा था आसनसोल क्लिनिक में। है। हाँ, हम्म? वहां पर हाँ। क्लिनिक है, वहां से आप दवाइयों के साथ हाँ। शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छा अच्छा। आप, हाँ, अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन प्लान करनी है तो हॉस्पिटल में आना होगा, हॉस्पिटल में आना ज्यादा जरूरी है। तो कोलकाता में है हॉस्पिटल? हाँ, कोलकाता में है, बैंगलोर में है ना? और बाकी बड़े हॉस्पिटल तो फिर हमारे मेरठ, चंडीगढ़, लखनऊ, नवी मुंबई यहाँ पर है। तो हमारा ट्रीटमेंट की कलकत्ता से शुरू हो सकती है? हाँ, कलकत्ता से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। 25 to 30 बेडेड हॉस्पिटल है कोलकाता में। तो अगर आप वहां जाते हो तो वहां पर जो है डिटॉक्सिफिकेशन के साथ ट्रीटमेंट को शुरू किया जा सकता है। ठीक है। एक तो तो आप वहां कैसे जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हो, अगर आप उससे पहले कंसल्टेशन करना चाहते हो, एक बार डॉक्टर से बात करना चाहते हो, तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देना, ताकि एक बार डॉक्टर से आपको कंसल्ट करवाया जा सके। ठीक है, चैट बॉक्स में नंबर डाल दूंगा। और हम्म। कैसे संपर्क करूँ कोलकाता में, या आपकी हॉस्पिटल में? आप थोड़ा ऐसा गाइड कर कीजिएगा, दीजिए। ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना, इस पे आप जो है वो अपनी क्वेरी रेज कर देना। अगर आपको किसी सेंटर का एड्रेस चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो,
है ना, मैसेज करोगे तो वो हाँ आपको जो है वो एड्रेस शेयर कर देंगे, ताकि एक बार अगर जाकर मिलना चाहते हो तो वहां जाकर मिल लो, और अगर घर से कंसल्टेशन करना चाहते हो तो फिर वो आपके लिए जो है वो वीडियो कॉल अरेंज करवा देंगे डॉक्टर के साथ। ठीक है, एक बार कंसल्टेशन करके फिर जाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दें, आपको टीम की तरफ से कनेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, वो आपको गाइड कर ठीक है। देंगे कि कहाँ जाना है। मतलब और अगर घर से इलाज शुरू हो सकता है तो अगर दवाइयों के साथ शुरू कर सकते हैं तो वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें आप। चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया। ठीक है जी, आपको कनेक्ट कर देंगे टीम, इस वेबिनार के बाद आपको कनेक्ट कर लिया जाएगा। शिवम, शिवम। हाँ जी शिवम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मैडम, मॉर्निंग। मेरे को क्रोन्स डिजीज है और हम्म। मेरे को एक महीने में 1.5 महीने में दर्द उठता है, एब्डोमिनल पेन होता है और कब्ज रहती हम्म। है मैडम। एक्चुअली मेन समस्या है, जब भी हम्म। कब्ज होगी 1 दिन 2 दिन तो उसके बाद पेन स्टार्ट हो जाता है। और जो हम्म। डायग्नोज हुई है मेरी मेरठ में हुई है, आर्यवर्त हॉस्पिटल में, वहाँ पे जी, क्रोन्स डिजीज आई है। क्रॉन्स डिजीज उन्होंने आपको बोला, तो आपकी जो डाइट है उसमें मॉडिफिकेशन शुरू करवाई है उन्होंने? डाइट बदला है आपने, अपना खाने पीने का तरीका कुछ बदला है? मैडम अभी मैंने 10-12 दिन से बदला है वैसे। हम्म। अभी क्योंकि मैं सुबह को हम्म। मूंग की दाल की खिचड़ी और शाम को तुरई की सब्जी और रोटी ले रहा हूँ। हम्म। क्योंकि देखो, जब क्रॉन्स डिसीज हो जाती है ना तो वो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक करना शुरू कर देती है, और जी उससे मैडम। जब हमारा डाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं होगा तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन को तो वो लीड करेगा ही करेगा। और कॉन्स्टिपेशन जब लंबे समय तक रहेगी तो वो आगे वर्स कंडीशन जो आपको कॉज हो रही है, पेन abdomen होना और दिक्कतें शुरू हो जाना, वो तो उसके बाद रहता ही रहता है ना। और इसमें स्ट्रेस भी एक मेजर रोल प्ले करता है। आप काम क्या करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में तो नहीं रहते? मैडम काम तो मेरा प्राइवेट जॉब है, क्वालिटी इंजीनियर हूँ मैं। ज्यादा तो नहीं है बट थोड़ी तो होती है प्राइवेट सेक्टर में। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखो इसमें भी क्या है ना, डाइट मैनेजमेंट एक तो मेजर कंसर्न है, इसमें डाइट आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, और आपकी ये जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है इसको रिजॉल्व करके चलना पड़ेगा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैडम मैं हरिद्वार से हूँ और रुद्रपुर जॉब हम्म। करता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट तो दो ही कंडीशन पे शुरू की जा सकती है। एक तो आपकी जो भी डायग्नोसिस हुआ है, एक बार तो वो देखना पड़ेगा क्या मेजर सिम्टम्स थे, क्या क्या टेस्ट रिपोर्ट्स आपकी आई हैं, क्या कंसर्न है जिसकी वजह से वो डायग्नोसिस बना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलेगी। आइदर सिम्टोमेटिक और आइदर हम पंचकर्मा के साथ शुरू करेंगे, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में हमें पहले आपकी रिपोर्ट्स चेक करनी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, जी जी। आप एक बार अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो कंसल्टेशन अरेंज करवा सकूं। ठीक है मैडम। ठीक है, क्योंकि फिर हम ओके। प्रॉपर की सारी हिस्ट्री लेकर क्या आपके लिए बेटर है उसके साथ शुरू करेंगे। मैडम और इसमें बॉडी बॉडी डिटॉक्स करानी चाहिए मुझे, मेरे को हरिद्वार जो हॉस्पिटल है इसका। एक बार आप रिपोर्ट शेयर करो, मैं चेक करूंगी कि क्या है, और अगर इम्पोर्टेंट है तो उसमें भी क्या स्पेसिफिक थेरेपीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो डिसाइड करना जरूरी है। ठीक है मैडम। ठीक है, एक बार आप ओके। अपना नंबर डाल दो, हम कंसल्टेशन करवा देते हैं, फिर क्या इम्पोर्टेंट है, अगर आके ट्रीटमेंट करवाना इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं आपको बुला लेती हूँ। ठीक है। ठीक है मुकुल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पल्लवी, जिनका भी आवाज आ मैं रही है नाम मैम? ले। हेलो हेलो मैम, मुकुल बोल रहा हूँ। अच्छा, जी जी मुकुल जी। जी मुकुल जी, अपना सवाल पूछें। मुकुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। पल्लवी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम मुझे ना मुंह में ऐसा कड़वाहटपन लगता है और हम्म। एंजाइटी है। तो हम्म। बहुत साल से है, बीच में मैंने साइकेट्रिक की दवा भी ली थी। वर्टिगो हम्म। बोला था, माइग्रेन बोला था। हम्म। तो मैंने शुद्धि हिम से भी दवा ली थी। एक्चुअली वो 1 महीने के लिए ही ली मैंने, उसके बाद में गई नहीं मुझे।
तो अभी क्या करना पड़ेगा? कहाँ से बात कर रहे हो? मुंबई से। ठीक है, देखो जब भी एंजाइटी या स्ट्रेस की कंडीशन होती है ना, तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन ही डिस्टर्ब करता है। और हमारा डाइजेशन डिस्टर्बेड है, तो जब तक हमारा स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा, डाइजेशन को सही करना इम्पोर्टेंट है। तो मतलब बेटर रहेगा अगर आप हॉस्पिटल आकर ट्रीटमेंट शुरू करते हो, ताकि दवाइयों के साथ साथ मैं आपके लिए कुछ थेरेपीज प्लान कर सकूं। आपकी स्ट्रेस एंजाइटी के लिए शिरोधारा, शिरोबस्ती प्लान की जा सके, और कुछ नेचुरल थेरेपीज के साथ शुरू करें, जिससे बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। बेटर है हॉस्पिटल आ जाओ। दवाइयों के साथ मैनेजमेंट तो की जा सकती है, लेकिन अगर इसका इलाज करना है, इसको जड़ से हटाना है, तो हॉस्पिटल आना जरूरी है। अच्छा, तो आप रहेंगे क्या वहाँ पे? मैं चंडीगढ़ हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे बहुत सीनियर अच्छा। डॉक्टर्स जो हैं वो वहां पर अवेलेबल रहते हैं। अगर आप हमारे नवी मुंबई, अंधेरी या थाने, 3 जगह पर हमारे हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में। तीनों जगह में जो नवी मुंबई का हॉस्पिटल है वो सबसे पुराना है, मतलब सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 150 बेडेड हॉस्पिटल है। तो वहां विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको जो है डॉक्टर साहब मिल जाएंगे। अगर तो आप डायरेक्टली वहां जा सकते हो तो वहां चले जाओ, नहीं तो अगर इससे पहले अगर आप एक बार बात करना चाहते हो तो वीडियो कंसल्टेशन तो कर ही सकते हो। ठीक है, पर ज्यादा वीडियो बेटर है कंसल्टेशन का चार्जेस कितना है? आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें, आपको वीडियो कंसल्टेशन अलाइन कर दी जाएगी। चार्जेस कितना है मैम वीडियो कंसल्टेशन का? कोई चार्जेस नहीं है, आप वेबिनार के थ्रू आएंगे ना, तो आपका सिर्फ अच्छा। नंबर रिक्वायर्ड रहेगा। ओके। ठीक है, तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दें, आपको टीम कनेक्ट करके आपकी वीडियो कंसल्टेशन अलाइन करवा देंगे। और फिर आपके लिए, आपको जब मुंबई लेकर भेजना है तो क्या चीजें टेस्ट करवाने जरूरी रह जाएंगे, पहले कौन सी दवाइयां खा चुके हो, ये सारी चीजें एक बार रिकन्फर्म कर लेंगे। ओके, नंबर डाला है मैम मैंने। ठीक है जी, आपको कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पेशेंट शीला जी। शीला जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुकुल, मुकुल जी। हेलो। यस मैम, शीला। जी जी शीला जी हेलो। बताएं। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मैं राजस्थान उदयपुर से बात कर रही हूँ। हम्म। मैम मेरे को लास्ट 2 ईयर से प्रॉब्लम है कि मैं एक्चुअली मेरे पेट में मतलब जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, मेरे पेट साफ नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है लेफ्ट हम्म। साइड में। और मैंने काफी ट्रीटमेंट लिया है उदयपुर से, इवन मैंने लास्ट 6 मंथ से अहमदाबाद से भी ट्रीटमेंट लिया है इसके लिए। हम्म। ट्रीटमेंट में एंड क्या कर रहे हो, मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए कर क्या रहे हो? लेग्जेटिव ले रहे हो, दवाइयां खा रहे हो? यस मैम, अभी तो दवाई ही ले रही थी मैं लास्ट टाइम से रेगुलर। हम्म। और हम्म। मैंने एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी भी करवाया था, उसमें भी हम्म। रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। देखो क्या होता है ना, जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन का कंसर्न रहता है, और पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप एलोपैथी में जाते हो तो लेग्जेटिव ही देता है वो। और लेग्जेटिव लेने से क्या होता है, जब तक लेते हैं तब तक पेट साफ हो जाता है, जब लेना बंद कर देते हैं उसके बाद पेट साफ नहीं होता। क्योंकि जब हमारे गट को लेग्जेटिव लेने की आदत पड़ जाती है ना, तो हमारी पैरासेल्टिक मूवमेंट जो होती है वो नहीं होती। पैरासेल्टिक मूवमेंट मतलब जब हम खाना खाते हैं, फिर हमारी आंतों में इस तरह की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो आगे की तरफ जो है वो जाता है, और जो हमारे विलाइज होते हैं, खाना पचाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं आंतों में, वो जो है वो खाने को पचाने में मदद करते हैं, साथ में खाने को चलाते हैं, वो नहीं काम कर पाते। लेग्जेटिव हम लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो एक रश से जो है पेट से बाहर आ जाता है। अब जब पैरासाइटिक मूवमेंट्स बंद हो जाएंगी, वो नहीं होंगी, तो जब आप लेग्जेटिव नहीं लोगे, खाना जाएगा ही नहीं, खाना पेट साफ ही नहीं होगा, हमारी वो मूवमेंट तो हैम्पर कर गई। तो लेग्जेटिव कभी कभी लेना, सिम्टोमेटिकली लेना इज ओके, जब हमारा पेट साफ हो ही नहीं रहा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन इतने लंबे टाइम से परसिस्ट कर रहा है, तो लेग्जेटिव इज नॉट द सोल्यूशन। तब आपको रूट कॉज पे वर्क करना जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रही है। हमारी डाइट में कुछ गड़बड़ है, लीवर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, या हमारा स्ट्रेस कंडीशन है, स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन रह रही है, इनहेरिटेड है, या हमारा कोई ऐसी आदत है
जो हमारी कॉन्स्टिपेशन को लीड कर रही है, तो दैट इज नीडेड टू बी रूल आउट। उसको रूल आउट करके उसका ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट है। यस मैम, ठीक है, यही और थी। तो उदयपुर से हो, उदयपुर में तो हमारा हॉस्पिटल भी है, आप एक बार वहां जाकर क्यों नहीं ट्रीटमेंट प्लान करवाते? उदयपुर में कहाँ है मैम हॉस्पिटल? आप, मैंने हेल्पलाइन नंबर आपको फ्लैश किया था ना, आप वहां पर एड्रेस ले सकते हो हॉस्पिटल का। उदयपुर में तो हमारा सेंटर है, तो आप वहां पर जाकर आराम से ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हो। मैम मैंने पहले वीडियो कॉल पे बात भी करी थी, बट हम्म। उन्होंने भी मुझे ज्यादा कुछ सॉल्यूशन बताया नहीं। यही मेरे को शुरू शुरू में अल्सर हो गए थे पेट में, और बहुत हम्म। पेन हो रहा था, और ये कि सोल्यूशन रेगुलर एज इन आपने क्या दवाइयों के साथ शुरू किया था, क्या सोल्यूशन चाह रहे थे आप? एक्चुअली मैम शुरू शुरू में तो मैंने वही एलोपैथी ही लिया था, देन नहीं, वीडियो आयुर्वेदिक मेरे को। कंसल्टेशन में क्या मतलब क्या डॉक्टर ने गाइड किया था आपको? उन्होंने ये बोला था कि हम आपको कोई दवाई भेजेंगे, तो हम्म। आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और दवाई। अब मुझे उस समय पता नहीं चला कि मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मुझे ऑनलाइन पेमेंट देके दवाई। कोई बात नहीं, अगर आपको कई बार ऐसा लगता है, देखो वीडियो कंसल्टेशन इज समथिंग जब पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ सकता है लेकिन ट्रीटमेंट नीड कर रहा है, ट्रीटमेंट के लिए सीख कर रहा है ना, तो उस जी। कंडीशन में दवाइयां यहाँ से भेजी जाती हैं ताकि पेशेंट घर से ट्रीटमेंट शुरू करवा सके। और इस तरीके का अगर कोई कंसर्न रहता है कि हाँ मैं पेमेंट ऑनलाइन नहीं दे सकता या ऑनलाइन दवाइयां नहीं मंगवाना चाहता, नियरेस्ट सेंटर को हमेशा विजिट कर सकता है। अब वो सब पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वीडियो कंसल्टेशन इज इम्पोर्टेंट। और वो बिना दवाइयों के डॉक्टर क्या सोल्यूशन देगा? अब कुछ डाइट मॉडिफिकेशन बताई जा सकती है वीडियो कंसल्टेशन में, कुछ कुछ चीजें आपको गाइड की जा सकती हैं जो घर में आप फॉलो करोगे। उसके साथ सपोर्टिव दवाइयां शुरू होती हैं ताकि उनके साथ साथ दवाइयां भी शुरू हो और दवाइयों से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ सके। तो अब दवाइयां नहीं ली, सिर्फ डॉक्टर से बात की, तो बात करके तो पेशेंट ठीक नहीं होता ना। यस मैम, ये एक्चुअल में मैंने क्या है, वो मेरा एलोपैथी चल रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको साथ में लेना, मैंने को एक बार एलोपैथी में ट्रीटमेंट करवाया आपने, ट्रीटमेंट हुआ है आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक? नहीं उसका कोई, मैम। कब तक लेग्जेटिव लोगे? लेग्जेटिव ही देते हैं, वो बदल देंगे। अगली बार जाओगे कोई और नई दवाई लिख देंगे क्योंकि उससे नहीं हुआ, इससे हो जाएगा, या वो खा रहे हो अब ये खा के देख लो। रूट यस का, मैम, उसकी वजह का ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं। अब पेट एंडोस्कोपी करवा ली, पेट में कुछ भी नहीं है, हमारी कुछ आदतें, कुछ चीजों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से खराब है हमारा डाइजेशन। अगर हम जी। नॉर्मल जो चीजें हैं ना, अब एलोपैथिक मैनेजमेंट में सबसे पहले जाता है पेशेंट, क्यों? हम नॉर्मल चीजों से ये कोई बहुत बड़ी बीमारी थोड़ी है जिसको नॉर्मल हम ठीक नहीं कर सकते, जिसको हम नॉर्मल पंचकर्मा से, घर पे खाने पीने की आदतों से या अपनी दिनचर्या में दो चार चीजें बदल लेने से ठीक हो सकती है। उसके लिए क्यों इतना लंबा टैंट्रम करना है? अगर हाँ उससे ठीक नहीं हो रही है, फिर एंडोस्कोपी करवाने की जरूरत है। पेट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं पे कोई टॉर्जन तो नहीं है, किसी पे कोई हर्निया तो नहीं बन गया, कहीं पर जो है कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कि खाना नीचे जा ही नहीं रहा। उस कंडीशन में फिर वो सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या फर्स्ट ट्रीटमेंट अप्रोच जो है हमेशा हमारी नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बॉडी में केमिकल डालोगे वो उस टाइम के लिए तो बॉडी को रिलीव करेंगे, बाद में तो दिक्कत ही करना शुरू करते हैं, बाद में तो उनसे जी। परेशानी होनी शुरू होती है। तो उसके लिए बेटर है, अब अगर अभी भी एलोपैथी खाने से नहीं थके हो तो एक बार आकर ट्रीटमेंट करवाओ। यस मैम, मैं नहीं, अभी तो मैंने क्या? लास्ट 2 मंथ से बंद कर दिया है एलोपैथी बिल्कुल, और मैं कुछ भी नहीं हम्म। ले रही, क्योंकि मैं परेशान हो गई 2 साल से ये सब दवाइयाँ खा खा के, और दिन में 6 6 7 7 एग्जैक्टली, कैप्सूल खाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कोशिश करो आप अपना पंचकर्मा प्लान करो, डिटॉक्सिफिकेशन प्लान करो, जिससे जो है बॉडी की क्लींजिंग, सफाई हो पहले तो अच्छे से, और फिर खाने पीने की आदतों को हम आपकी सुधारें, सिखाएं, जो आप घर पर जाकर उसके बाद फॉलो करो और आपको खुद से पता हो कि अच्छा आज पेट खराब है, मैंने ये चीजें करनी है, मैंने ठीक सही हो जाना है। जी। ठीक है, तो एक बार विजिट प्लान करो, या तो डायरेक्ट इस नंबर पे कनेक्ट करके आप एड्रेस लेकर जा सकते हो, या वीडियो कॉल के थ्रू जाना चाहते हो तो वो तो आपको पता ही है, आप नंबर ड्रॉप करके वीडियो कॉल भी करवा सकते हो। यस मैम, तो ये डाइट में क्या लेना चाहिए या वहीं पर बताएंगे? हाँ एग्जैक्टली, हॉस्पिटल में जब जाते हो ना तो नाड़ी परीक्षण होता है, आपकी बॉडी टाइप एनालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका डाइट चार्ट बनता है। वैसे तो जर्नल डाइट चार्ट दे सकते हैं, लेकिन जर्नल डाइट चार्ट से ज्यादा बेटर है वहां जाकर ट्रीटमेंट लो, वहां जाकर डाइट चार्ट बनवाओ अपना। ठीक है मैम, ठीक है, फिर वहीं जाते हैं, हाँ। ठीक है जी, ओके। मुकुल जी, मुकुल जी अपना सवाल हाँ जी, पूछें। हाँ जी मैम।
जी हाँ जी। मैम, मेरे को मैम बहुत ज्यादा सीवियर गैस्ट्राइटिस है, ब्लोटिंग हो रहा है, बहुत पेट फूलता है, खाना खाने पे भी फूलता है। हम्म। और मैं उठता हूँ तब मोशन जाता हूँ, उसके बाद भी पेट फूलता है। मतलब ब्लोटिंग की समस्या और एसिड रिफ्लक्स भी है, बट ब्लोटिंग अभी बहुत ज्यादा है। और ये पिछले उम्र 3 साल कितनी है से आपकी, कितने समय से है? 43 है, और ये 3 साल से हो रहा है मैम। मैंने 2023 में एंडोस्कोपी कराई थी। हम्म। उसमें सिवियर गैस्ट्राइटिस ही आया था और एच पायलरी भी आया था। एच पाइलोरी है। तो हम्म। हाँ, एच पायलरी का ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उसके बाद भी दोबारा एंडोस्कोपी कराई तो वो गया नहीं। तो फिर हम्म। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, 70-80% इंडियंस को होता है एच पायलरी, आप थोड़ा बस मेडिसिन लीजिए। बट बार बार गैस्ट्राइटिस हो रहा है मैम। हम्म। गैस्ट्राइटिस का कंसर्न रह रहा है ना, और ये एच पाइलोरी हाँ, हुआ था इससे पहले किसी और दवाई की, या कोई और दवाई लंबे समय से तो नहीं चल रही है? मेरी मैम एंजाइटी की चली थी 2013 से 18। हल्की दवाई थी, हम्म। बहुत ज्यादा हैवी नहीं थी। हम्म। मेरे को एंजाइटी का भी प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि देखो, कोई ना कोई रीजन हमेशा रहता है हमारी गट हेल्थ के सफर करने का। और जैसे मैं स्टार्टिंग से लेकर हाँ अब तक बता रही हूँ कि हमारे गट माइक्रोबायोम जो है ना, जो हमारा गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। तो जब भी हाँ हम जी। स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी रहेगी, तो हमारा गट जो है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा, है ना। तो दोनों की साइमल्टेनियस मैनेजमेंट जरूरी है। दोनों को मतलब एक लूप में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है तो हमारा गट खराब होगा। हमारा गट खराब है तो धीरे धीरे जो है हमारी मतलब कोई ना कोई दिक्कत जो है वो ब्रेन से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा हाँ जी। एग्जांपल आपको देती हूँ कि हमारी ना एलोपैथिक में जैसे स्टडीज होती हैं। तो जैसे अभी रिसेंट हम्म। स्टडी तो आई है, तो पहले जो पार्किंसन एक बीमारी है जिसमें हमारे हाथ ट्रेमर्स आते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, ओल्ड एज में मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है। तो पहले हाँ उनका जी। ये था कि ये जो पार्किंसन है ना, ये हमारे ब्रेन डिसऑर्डर है। ब्रेन की दिक्कत हम्म। की वजह से हमें पार्किंसन होता है। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडी आई है उन्होंने उनमें खुद स्टेट किया है कि ये दिमाग से शुरू नहीं हुआ, पहले ये गट से शुरू हुआ। हमारा गट खराब हम्म। हुआ, गट खराब होने की वजह से हमारे जो हमारा ब्रेन है वहां पर जो है टॉक्सिन्स की अकोमुलेशन हुई, फिर जो है ये दिक्कत बॉडी में आना शुरू हुई। तो जो चीज हम हाँ जी। स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, दे आर स्टेटिंग राइट नाउ इन दी स्टडीज। तो हमारा गट हमारा सेकंड ब्रेन है, और जब तक हमारा गट बेटर नहीं होगा, हमारी मेंटल हेल्थ जो हमारा स्ट्रेस कंडीशन है उसको भी साथ में इक्वली इम्पोर्टेंस देके चलना जरूरी है। कहाँ से बात कर रहे हो हाँ आप, जी। मुकुल? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात कर रहे हो ना, वेरी फाइन। दिल्ली में हाँ हमारे जी। बहुत सारे सेंटर्स है। आप कहीं पर भी जाकर विजिट कर सकते हो, ताकि इसके लिए हम ट्रीटमेंट के साथ शुरू कर सके। ब्लॉटिंग है, गेस्ट्राइटिस है, बॉडी में ना जरूरत है टॉक्सिन्स को अकोमुलेट करके गट में लाने की और फिर उनको फ्लश आउट करने की। और साथ ही में जो आपकी ये एंजाइटी या स्ट्रेस कंडीशन है उसको भी रिलीज आउट करना जरूरी है, जिसके लिए भी थेरेपीज प्लान की जाती है। तो थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए और अपने लिए चीजें प्लान करो। तो मैम अभी जैसे कहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि या तो मैं इधर डेरा बस्सी आऊँ दिखाने के लिए, बेटर हम्म। नहीं है अभी? क्योंकि ब्लोटिंग काफी हो रही है। या दिल्ली में पास में कहाँ पे दिखाऊं अच्छी जगह? देखो, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल है वो मेरठ में है, मतलब दिल्ली के पास, दिल्ली और मेरठ के बॉर्डर पे गंग नहर के पास हमारा हॉस्पिटल है। दैट इज बीन, वो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिकल जो मतलब हॉस्पिटल है वो हमारा मेरठ में है। एंड उसके बाद ये अच्छा। जो डेरा बस्सी है हमारा हेड सेंटर, ये सबसे पुराना सेंटर है। उसके बाद लखनऊ है, नवी अच्छा। मुंबई है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है। तो जो भी आपको नियर बाई जी। पड़ता है, ये बड़े सेंटर्स है। बड़े सेंटर्स मतलब 100 या 100 बेड से ऊपर, एंड ऑल द डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं दे आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड वन। तो अगर आप कहीं पर भी ठीक आते है। हैं, गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली हाँ बात जी। नहीं है। फेसिबिलिटी आपकी, आप कौन सा सेंटर चूज करते हो, कहाँ आना चाहते हो। अगर प्रायर कंसल्टेशन चाहते हो तो एक बार कंसल्टेशन करके आ जाओ, या तो डायरेक्ट विजिट तो आप कर ही सकते हो। डायरेक्ट विजिट में बस एक प्रॉब्लम है कि कई बार अवेलेबिलिटी चेक नहीं हो पाती, कि आप अगर दूर हम्म। ट्रेवल कर रहे हो, मान लो चंडीगढ़ आ रहे हो और यहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हम्म। हो सकती है फॉर 2 और 3 डेज, जब तक बेड अवेलेबिलिटी नहीं बनती। और वही अगर आप वीडियो कंसल्टेशन कर लेते हो तो वो प्रायर आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो भी आपकी प्रेफरेबल टाइम स्लॉट है, या जिस भी डेट को आप आ रहे हो उस दिन ये जगह पे अवेलेबल है और यहाँ यहाँ आप रुक सकते हो।
तो वो चीजें थोड़ी सी ठीक है। फैसिलिटेट हो जाती हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट प्लान कर रहे हो तो आप या तो इंटरनेट से एड्रेस ले सकते हो या हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हो, और अगर वीडियो कंसल्टेशन चाहते हो तो यू कैन ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स। आपको एक बार वीडियो कंसल्ट डॉक्टर कर लेंगे और अकॉर्डिंगली कौन सा बेस्ट सेंटर है, कब आ सकते हो, वो सारी चीजें गाइड करवा देंगे। ठीक है, मैं अपना नंबर में डाल रहा हूँ मैम। ठीक है, ठीक है, आप अपना आप वीडियो नंबर डाल। कंसल्टेशन करवा दीजिए। हाँ जी, ठीक है, उसके थ्रू जो भी आपके लिए फेसिबल होगा उसके साथ शुरू करवाते हैं। ठीक क्योंकि है। अभी ना कुछ भी खा रहा हूँ, ब्लोटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो कहीं मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, तो आई थिंक दिखाना बहुत नहीं जरूरी है अभी। डेफिनेटली। एंडोस्कोपी तो नहीं कराऊं ना दोबारा? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी करवाई है एंडोस्कोपी, बार बार एंडोस्कोपी करवाने का कोई मतलब नहीं है। एंडोस्कोपी मैंने जैसे पहले भी बताया, हम उस कंडीशन में करवाते हैं जब हम सारी चीजें प्रैक्टिस करके भी जो है वो कोई आराम नहीं आ रहा होता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, वो देखने के लिए। जब वो चीजें हैं ही नहीं हम्म। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मेजर रीजन है ना, वो हमारा डाइट, हमारा स्ट्रेस है ना, और हमारा पुअर हम्म। लाइफस्टाइल है। जब उसको हम करेक्ट करेंगे तो हमारा जो ये ब्लॉटिंग गैस्ट्रिक वाला इशू है, ये धीरे धीरे जो है रिजॉल्व आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ब्लोटिंग जैसे ज्यादा हो तो मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ, इंजेक्शन लगवा लेता हूँ, बट फिर ब्लोटिंग हो जाती है, कोई फायदा ही नहीं लगता सिम्टोमेटिक उसका। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है ना वो तो ब्लॉटिंग के लिए, तो वो तो सिम्टोमेटिक, हम्म। जब तक उसको मैनेज कर पाओगे दैट इज बीइंग फाइन, लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा, जब उसका असर खत्म हो जाएगा तो ब्लॉटिंग दोबारा होनी शुरू हो जाएगी। तो एग्जैक्टली गलत हो क्या रहा है, डाइट में हो रहा है, लाइफस्टाइल में हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, दैट इज नीडेड टू बी रूल आउट। उसका ट्रीटमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक ब्लॉटिंग ठीक नहीं होनी। ठीक है मैम, आप वीडियो कंसल्टेशन जो भी मतलब दिल्ली में बेस्ट डॉक्टर हैं यहाँ मतलब आपके यहाँ से, वो प्लीज हम्म। बता दीजिए, मैं फिर वीडियो कंसल्टेशन करवा कोई लेता हूँ। बात नहीं, आपकी वीडियो कंसल्टेशन अलाइन करवा देते हैं, और वीडियो कंसल्टेशन में डॉक्टर आपको असेस करके कहाँ पर आना है, क्या ट्रीटमेंट आपके लिए फेसिबल रहेगा, आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। ओके। ओके, वेलकम मुकुल जी। नेक्स्ट पेशेंट मोनिका। मोनिका हेलो जी। मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, पूछें। जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैं मोनिका गुड बोल रही हूँ, मॉर्निंग जी। चंडीगढ़ से बोल रही हूँ मैम। जी जी मोनिका जी। मैम एक्चुअली में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि पैंडेमिक शुरू हुआ जब से, उसके हम्म। बाद, अब उसके बाद से ना, सबसे पहले तो मुझे टाइफाइड हुआ। टाइफाइड के बाद मुझे थोड़ा पेट में ब्लोटिंग और ये सारी प्रॉब्लम रहने लगी, तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, संजीवनी पे आयुर्वेदिक ही लिया था। तो उन्होंने मुझे कोलाइटिस बताया, और उसके बाद मैंने तो ट्रीटमेंट भी लिया अभी, लेकिन इतना टाइम हो गया, लेकिन ये ब्लोटिंग और मतलब खाना खाने के बाद इतना हैवी लगना और पेट फूल जाना, ये कंटिन्यू प्रॉब्लम चल रही है अभी तक। चाहिए अभी तक प्रॉब्लम जो है परसिस्ट कर रही है तब से लेकर अभी तक, है ना। जी जी जी। ठीक है, तो आपने कभी बीच में अपनी थेरेपीज वगैरह प्लान करवाई है, अगर आप आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के साथ जा ही रहे थे स्टार्टिंग से लेकर अब तक तो। नहीं एक्चुअली में मैम, वो मैंने संजीवनी पे दिखाया था, तो उन्होंने मुझे बस सिर्फ मेडिसिन दिए थी, और हम्म। बस ये बोला था कि कोलाइटिस है तो गर्म खाना मत खाना। तो वो नहीं हम्म। कर रही हूँ, और अभी भी ये हो रहा है कि जैसे कि मैंने अभी रोटियां वगैरह है ना, ये सब बंद करके रखी हुई हैं। तो मुझे अच्छा। 10 दिन हो गए कम से, मैं रोटियां नहीं खा रही हूँ, बाकी बाकी चीजें हैं, फ्रूट्स वगैरह ये सब खा रही हूँ, तो वो नॉर्मल रहता है मेरा पेट बिल्कुल। और रोटियां हम्म। खाना स्टार्ट करती हूँ तो बहुत ज्यादा ब्लोटिंग और पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है कि मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ सही से। ठीक है, देखो मोनिका, सबसे मतलब देखो, अगर तो आपकी डाइजेशन में और आपका जो खाना पीना है उसमें दिक्कत आ रही है, सही से नहीं शुरू कर पा रहे हो, तो एक बार आ जाओ। चंडीगढ़ में ही हो तो आप तो नियर बाय ही हो, तो आप आ सकते हो। एक्चुअली मैम अकेली हूँ मैं, थोड़ा आना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे थोड़े रहते नहीं है यहाँ पे, तो मेरा अकेला आना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि अभी शिफ्ट हुई हूँ मैं अगर चंडीगढ़, मुझे आकर ज्यादा प्लान। टाइम। हाँ जी जी, बताएं। चंडीगढ़ चंडीगढ़ अभी शिफ्ट हुई हूँ, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि चंडीगढ़ में कहाँ कैसे क्या है। नहीं कोई बात नहीं, वो तो आपको एड्रेस शेयर हो जाएगा, आप डायरेक्टली आ सकते हो। अगर आप देराबस्सी नहीं आ सकते, चंडीगढ़ 35 में भी हमारा हॉस्पिटल है, वहां पर अच्छा भी जी। विजिट कर सकते हो, है ना। जी। तो पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ब्लॉटिंग इतनी ज्यादा रह रही है रोटी खाने से, मिलेट शुरू किए आपने, जो मोटा अनाज होता है, ज्वार बाजरा रागी, ये ट्राई किया आपने खाने का। नहीं अभी तो ये तो ट्राई नहीं किया मैंने, ये रोटी बस मुझे ये लगता है कि हमेशा की रोटी वोटी खाने से मुझे थोड़ा होता है, तो वो बिल्कुल अवॉइड कर दिया मैंने, मिलेट तो स्टार्ट नहीं किया अभी।
तो डाइट, आपकी डाइट मॉडिफिकेशन जरूरी है, डाइट में जो चेंजेस हैं वो होने जरूरी हैं, क्योंकि क्या ओके। आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है वो एक बार एनालाइज होगा, आपको वो चीजें हम करवाएंगे पहले, और उसके जी बाद के लिए बेटर है उसके साथ शुरू करवाएंगे, है ना। तो जी अगर जी समय निकाल कर आ सकते हो तो समय निकाल कर आ जाओ, लेकिन नहीं आ सकते तो फिर वीडियो कंसल्टेशन पे बात कर सकते हो, ताकि जी। जो भी थोड़ी बहुत चीजें घर पर बैठे हम शुरू कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, उसके साथ शुरू किया जा सके, ओके मैम। है ना। तो अगर जी आ सकते हो तो जरूर टाइम निकाल कर एक बार आओ, और अगर नहीं आ सकते हो तो फिर अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, ताकि फिर मैं आपके लिए कंसल्टेशन अरेंज करवाऊं। ओके ओके मैम। ठीक है। ओके ओके मोनिका मैम। जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। नहीं। अंजलि जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरा नाम अंजलि स्वर्गीयकर है और मेरे जी पति जी। को जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है 2017 से। जी हाँ। ठीक है। इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी तरह की एडिक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है? नहीं नहीं। कोई स्मोकिंग या कुछ ऐसा तो नहीं करते, कुछ अल्कोहल तो नहीं लेते हैं कभी? नहीं अल्कोहल वगैरह नहीं लेते, लेकिन वो गुटखा बोलते हैं ना, खर्रा जो रहता। हम्म। हाँ वो खाते वो। ठीक है। तो देखो और ये दिक्कत कब से रह रही है, कितना समय हो गया? 2017 से है मैम। और एलोपैथी 2017 में से है। सब, हाँ 3-4 डॉक्टर को दिखा दिया। हम्म। हम्म। ठीक है। देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस जब भी होता है ना, तो देखो उसका मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। एक तो जो गुटखा खा रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा, उसको बंद कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब भी हम बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं या किसी तरह का एडिक्शन होता है, गुटखा, स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं, तो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को वो खराब करती है, वहां पर लेजन करना, वहां पर घाव कर देना, वहां पर छाले होना शुरू हो जाता है। तो उसको मैनेज करना, उनको पहले बंद नहीं करेंगे जब तक, तो जितनी भी दवाइयां खा लो ठीक नहीं होंगे। तो कुछ चीजें जो है हमें अपनी दिनचर्या में बदलनी होंगी, कुछ दवाइयों का सहारा लेना होगा, और कुछ चीजें फिर हॉस्पिटल में आओगे तो मैं उसके साथ सिखा सकती हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो? हम अमरावती से बात कर रहे हैं मैम। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बात कर रहे हो ना? हाँ ठीक है। हाँ। तो महाराष्ट्र में अगर मैं नवी मुंबई बुलाती हूँ आपको आपके पति के साथ, तो आ सकते हो तो दिखाने उनको एक बार? हाँ मैडम आ सकती ना। एक बार इनको एक बार दिखाने आओ, है ना, हाँ ताकि हाँ। क्या उनकी प्रॉब्लम है, कितनी सिवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उनका क्या मैनेजमेंट हम अभी कर सकते हैं, उसके साथ शुरू करें। हाँ हाँ इनके साथ बात कर लो ना मैम। हाँ हाँ, इनसे बात कर लो, और हमारा हाँ हेल्पलाइन नंबर जो मैंने आपको बताया था उस पे आप एड्रेस ले सकते हो, और एक बार अस्पताल आकर दिखा सकते हो। मैडम, ये वहाँ आपके पास आने के बाद वो क्लियर हो जाएगा क्या, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस जो पूरे छाले खाने वगैरह। आओ तो सही, ट्रीटमेंट जब तक मैं शुरू नहीं करूंगी यहाँ से कैसे बता दूं? नहीं नहीं सही बात है, वहाँ आप नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन वहाँ आने के बाद ट्रीटमेंट को कितना टाइम लगेगा वगैरह, यानी छुट्टी निकालनी शुरू पड़ेगी। करके देखते हैं ना, शुरू करके देखते हैं, क्या पहले प्रॉब्लम कितनी है, कितनी सिवियर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कौन सी स्टेज है, पेशेंट को कितनी, वो सारी चीजें शुरू देखनी पड़ेंगी, फिर ट्रीटमेंट के साथ शुरू करना पड़ेगा। कितना असर आ रहा है, क्या चीजें रह रही है, उसके अकॉर्डिंगली कितना टाइम ड्यूरेशन चलेगा वो डिसाइड होता है ना। दवाइयां तो यही वही दी जाती हैं जिससे पेशेंट की कंडीशन जो है जल्दी से जल्दी सही हो जाए। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको हफ्ते 10 दिन जब वो हमारे पास रहते हैं, रुकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है, उनको हफ्ते 10 दिन में ही आराम आने शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट भी हैं जिनमें समय भी लग जाता है ना। तो डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी है, जो जो चीजें हम बता रहे हैं वो कितनी फॉलो हो पा रही हैं, उनकी बॉडी को कितना सूट कर रहा है। हम तो ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें कितना असर आना, कितना समय लगना, और पेशेंट कितनी डेडिकेशन से, कितने अच्छे से चीजों को फॉलो करता है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ बराबर है। अभी डॉक्टर ने जो एलोपैथी वाले ने अभी कोलोनोस्कोपी बताई है करने के लिए, तो वो करना हम्म। है कि डायरेक्ट आपके पास चले आना उधर। आ जाओ एक बार, अगर जरूरत पड़ेगी तो करवा लेंगे। इधर नहीं करना ना फिर। पहले एक बार आ तो जाओ, पहले दिखा तो लो, पहले हम देख तो लें क्या दिक्कत है, अगर जरूरत लगेगी, कोलोनोस्कोपी करवाने की जरूरत रहेगी तो करवा लेंगे, और अगर बिना उसके ट्रीटमेंट हो जाना है तो फिर करवाने की क्या जरूरत है ना। हाँ ठीक है मैम, चलेगा। मेरे को ठीक एड्रेस है। वगैरह भेज दो। हाँ हाँ हाँ। हम आ ये जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर है, ये हाँ हेल्पलाइन हाँ। नंबर है, इस पे मैसेज करो या कॉल कर सकते हो, एड्रेस ले लो और एड्रेस लेकर हॉस्पिटल अस्पताल आ जाओ।
किसको मिलना है बोलो मैडम, फिर वहां आके आपको अंकिता एड्रेस मैम को। आपको शेयर करेंगे, एड्रेस आपको शेयर करेंगे साथ में जो भी डॉक्टर देखो अब कौन सा डॉक्टर कौन से दिन अवेलेबल होता है वो तो अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे सीनियर डॉक्टर ही रहते हैं ओपीडी में, आप एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैडम आप नहीं रहने वाली है वहाँ पे? मैं चंडीगढ़ हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ जी, मैं चंडीगढ़ में मिलती हूँ। ओके ठीक है, ओके ओके, चलेंगे, हाँ ओके जी, चलेंगे, ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट कौन है? गुमन, गुमन वर्मा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैम मेरे को ना पेट में जलन और चेस्ट में जलन है, एच पाइलोरी भी बता रहे हैं। एच पाइलोरी भी बता रहे हैं, तो एच पाइलोरी के लिए दवाई शुरू की है आपने? कोई दवाई खा रहे हो अभी? अभी खा रहे हैं मैम, उन्होंने 6 हफ्ते का कोर्स किया था, बोला था। हाँ। पहले एंटीबायोटिक 14 दिन की ली, हम्म। फिर भूखे पेट वाली ली, अब दोबारा ठीक वही है, दे रहे हैं। पर अभी भी जो जलन है वो रह रही है ना? अभी भी पेट नहीं जो नहीं, है अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है ना मैम। हम्म। तो मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या करें इसके लिए, यही दवाई ले लूँ? देखो दवाई वो तो ले ही रहे हो, अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो हम एक बार जो है वो आप एक बार कहाँ से बात कर रहे हो? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में कहाँ से? मंडी से। मंडी से बात कर रहे हो ना? तो एक बार जी। सुंदरनगर दिखा लो आके। हाँ मैम, वो तो बात हुई ना, लेकिन सुंदरनगर बहुत दूर पड़ता ना हमारे यहाँ से। मंडी से सुंदरनगर दूर पड़ता है? नहीं नहीं, मंडी से मैं गाँव से बोल रहा हूँ ना मैम, मंडी तो अच्छा। डिस्ट्रिक्ट है ना। चलो देखो क्या है, नियर बाय आपका जो सेंटर है वो वही है, सुंदरनगर ही है। अगर जी। नहीं आ सकते हो तो फिर एक बार वीडियो कंसल्टेशन करवा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आ नहीं सकते तो दवाइयों के साथ शुरू करेंगे, पहले दवाइयों के साथ शुरू करेंगे ताकि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दवाइयों से आना शुरू हो जाए। दवाइयों से ही अच्छा आराम आ जाएगा तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अस्पताल आने की। नहीं, ये दिक्कत मेजर है एच पाइलोरी में। हाँ जी। एच पाइलोरी दिक्कत बहुत ज्यादा है क्या, मतलब? अगर अस्पताल आके ट्रीटमेंट कराते हो तो असर थोड़ा जल्दी आ जाता है, हाँ जी, हाँ उसमें जी मैम। फर्क जल्दी आ जाता है, क्योंकि हम साथ में जो है वो दवाइयाँ थेरेपी सब कुछ प्लान करते हैं, तो असर हाँ जी आना मैम। जो है वो जल्दी हो जाता है। और अगर दवाइयों के साथ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अब दवाइयाँ जैसे जैसे इम्पैक्ट दिखाती हैं तो धीरे धीरे असर आता है। अब अगर आ हाँ जी। सकते हो तो आकर ट्रीटमेंट प्लान करा लो, अगर नहीं आ सकते तो फिर दवाइयों के साथ तो शुरू कर ही सकते हैं घर से। दवाइयाँ बता देंगे आपको, खाने पीने का क्या परहेज रहेगा वो सारी चीजें आपको गाइड कर दी जाएंगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो एक बार ठीक है आप मैम। जो है एक बार अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, आपको वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू कनेक्ट करवा लेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। गुमान जी। ज्ञानेश दुबे, ज्ञानेश जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अनिल पांडे जी। हाँ जी मैम, जी नमस्ते। नमस्कार अनिल जी, बताएं क्या दिक्कत आ रही है? मैम मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरी मदर का एक्चुअली आपके हम्म। जीवन सीखों से इलाज चल रहा है। अच्छा। वहाँ पर चंडीगढ़ में डॉक्टर इंदू हैं उसमें गर्भधारण में। तो अच्छा। मेरी मदर को एक्चुअली दिक्कत क्या थी पहले ना, वो हम्म। के उसमें यूट्रस में ना वो गोला बन गया था। तो अच्छा। उसके लिए डॉक्टर ने कहा था सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर हमने वहां से हटाया। फिर डॉक्टर इंदु हम्म। से वीडियो कंसल्टेशन लेकर के इलाज शुरू किया है हमने। तो अच्छा, इम्प्रूवमेंट तो है, दर्द नहीं है अब उसमें। बट अभी कितना ठीक हो हुआ गया? क्या, हाँ दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, बीच में ठीक हो गया था। अभी बीच हम्म। में क्या था, उनके जोड़ों में ना दर्द, जैसे हाथ अच्छा। जोड़ में, पैर के जोड़ में वो। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि दर्द में ना हम्म। इम्प्रूवमेंट तो वैसे नहीं हुआ, बट डॉक्टर इंदू से फिर मैंने बात करी। बात करने के हम्म। बाद डॉक्टर इंदू ने दवाइयाँ फिर प्रिस्क्राइब करी, दवाइयाँ मंगा ली हैं। बट अभी हम्म। रिसेंटली क्या हो रहा है मैम ना, कि उनको भूख नहीं लग रही है। वो बार बार अच्छा। ना बात वही करती हैं, भूख नहीं लग रही है, क्या खाएं, मतलब वो थोड़ा सा ना एंजाइटी भी हो गई है उनको कि भूख नहीं लग रही है, तब हम कैसे हम जिएंगे, कैसे उठेंगे, क्या होंगे। तो फिर बीच में मैंने बात कराई थी डॉक्टर इंदू से, तो उन्होंने कुछ हम्म। दवाइयाँ बताई हैं। तो हम्म। मैंने कहा एक बार आपसे ही पूछूं कि कुछ और कुछ करने की जरूरत हम्म। है।
ओ जी, जैसे तो आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट डॉक्टर इंदु के अंडर अगर चल रहा है तो एक बार उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ब्रीफ करनी पड़ती है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, वो सारी चीजें देखकर डिस्कस करके फिर क्या चीजें उनको इम्प्रोमाइज हो सकती हैं, क्या चीजें गाइड करनी चाहिए, वो मैं गाइड कर पाऊंगी, है ना? क्योंकि हर डॉक्टर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर आपको ओके। ऐसा लग रहा है कि अकेली दवाइयों से उतना अच्छा आराम नहीं आ रहा है तो फिर हॉस्पिटल ले आओ, ताकि यहाँ पर मिल सको, साथ में रुक कर ट्रीटमेंट करवा कर एक बार हम प्लान कर सकें। तो मैम मैं ना एक्चुअली बोला था वैसे भी, तो वहां हम्म। पर अभी मदर हमारी यमुनानगर में है, तो वहां अच्छा। से नजदीक सेंटर जो पड़ेगा चंडीगढ़ का ही पड़ेगा ना फिर तो। हाँ, यमुनानगर में पंचकुला आ सकते हो, कुरुक्षेत्र आ सकते हो, डेरा बस्सी आ कुरुक्षेत्र सकते में हो। है, हाँ, कुरुक्षेत्र में है आपका कुरुक्षेत्र। सेंटर। हाँ जी, कुरुक्षेत्र में हमारा हॉस्पिटल है। ओके। तो हाँ कुरुक्षेत्र जी। में आकर के वहां वहां पर क्या मतलब एडमिट करना पड़ेगा या वैसे ही कुछ रुक इलाज कर होगा क्या? इलाज करवाते हो तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि क्या दिक्कतें आ रही है डॉक्टर भी देख सकता है, उसके साथ रहते हो तो वो आपको ट्रीटमेंट भी बता सकता है ना? और अगर जाकर दिखाकर तो दवाइयां ही दे पाएंगे, जो आपकी बात होगी 5-10 मिनट में जो वो रिपोर्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली दवाई लिखेंगे और उसके साथ शुरू करेंगे। रुक कर इलाज कराते हो तो दवाइयां जो दे रहे हैं उससे कितना असर आ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या और चीजें ऐड करनी, वो डॉक्टर भी देख पाएंगे, आपको बता भी तो पाएंगे। रुकने का क्या प्रोसीजर है मैम? अब या तो डॉक्टर इंदु से एक बार इस बारे में पूछ सकते हो, या तो मैं आपकी वीडियो कंसल्टेशन लाइन करा सकती हूँ। कि तो एक तो डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, जाकर जाओ सीधा मिल लो, अगर वहां पे बेड अवेलेबिलिटी है तो वो आपको एडमिट कर लेंगे। या तो यहाँ से पहले एक बार कंफर्मेशन करवाते हैं कि कौन से दिन आप आ सकते हो, आना चाहते हो। उस दिन में आपको अवेलेबिलिटी अगर मिल जाती है तो फिर आपको जो है वो वहीं पर शुरू करवाया जाता है ट्रीटमेंट के साथ। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर इंदु से पहले हम बात करें या फिर डायरेक्ट हम मूव करें? आप सजेस्ट क्या करते हैं? देखो, अगर डॉक्टर इंदु से भी बात करते हैं तो डॉक्टर इंदु से बात कर लें, और अगर नहीं, अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दें, आपको एक सेकंड ओपिनियन दिला देते हैं, किसी और डॉक्टर से बात करवा देते हैं। ठीक है। डॉक्टर इंदु शायद उनका ट्रांसफर हो गया है, शायद वैशाली आ गई है वो, मैं भी, हाँ, है तो ना? आप सेकंड तो ओपिनियन, हाँ सेकंड ओपिनियन ले सकते हो, चैट बॉक्स में नंबर डाल दो। एक बार दोबारा डाल दिया आपका मैम, डाल एक दिया बार नंबर। दोबारा आपका केस देख लेते हैं और फिर आपको बुला लेते हैं। ठीक है, नंबर डाल दिया मैंने। तो मेरे को एक ना वीडियो कंसल्टेशन करा दीजिए, ताकि मैं ठीक मदर है से भी अनिल। लेके बात करा दूं, है ना? और उसके जी बाद जी। जैसा भी होगा कर लेता हूँ, है ना? ठीक ठीक है अनिल जी, मैं आपको वीडियो ठीक कॉल है ना? पे और कनेक्ट। एक और बात करनी थी मैम। मेरे को जी जी। वाइफ का भी एक वीडियो कंसल्टेशन कराना है, उनको शुगर है पिछले 2 साल से। तो शुगर की ठीक ना है। एलोपैथ नहीं खा रही हैं, वो तो आयुर्वेद पर ही है। यहाँ पर डॉक्टर हम्म। कुमार हैं, वो आयुर्वेद देते हैं। तो उसमें एक तो जी। डेबिक्स चल रहा है टैबलेट उनका, और एक ओ। पाउडर था कोई जिसमें करेला जामुन वगैरह का सारा कुछ। तो उनका भी हम्म। उनका कोई भी साथ अच्छा जो डॉक्टर है। ना। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। कोई बात नहीं। आप एक नंबर ड्रॉप कर रहे हो तो जब आपको कॉल आएगा ना कंसल्टेशन के लिए, टाइमिंग के लिए, तो आप बता हम्म, देना 2 पेशेंट के लिए है, तो वो दोनों पेशेंट के लिए कंसल्टेशन अलाइन करवा देंगे। ठीक ठीक है, ठीक है ठीक मैम, है। ठीक है। ठीक है जी। वेलकम जी। रोहित जी, अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछें। रोहित जी, ज्ञानेश जी, विकास जी, जिसका भी मैं नाम ले रही हूँ वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैडम, रोहित बात कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी, नमस्कार जी, विकास जी बताएं। मैम, मेरे पिछले 2 साल से मुझे पेट की समस्या चल रही है मैम। किस चीज की समस्या चल रही है? मैम, जैसे मैं कुछ खाना वाना खाता था ना, तो पेट हम्म। भारी और गैस जैसी प्रॉब्लम बनती रही, तो फिर मेरी अच्छा। इंडोस्कोपी हुई मैम। जी। इंडोस्कोपी में मेरी जो है हाइटस हीने करके आया था, और पेन पेटस गैस्ट्रिक। हर्निया है। हम्म। और फिर मेरी यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में भी जब मेरे आराम नहीं लगा मेरठ से, जी जी। तो फिर मैंने मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने मेरी कोलोनोस्कोपी की। तो हम्म। उसमें भी स्मॉल फोकल पॉइंट करके कुछ था, माइल्ड फोकल पॉइंट। हम्म। तो उन्होंने लिखा कि क्लिनिकल एडवाइस है, तो उन्होंने दवाई चालू कर दी। अब जैसे अच्छा। जब तक मैं मतलब दवाई खाता रहता हूँ, हम्म। तो थोड़ा बहुत आराम रहता है। ठीक और है। जैसे मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, तो जैसे वेट होना चाहिए भाई 70 के आसपास,
वेट मेरा हम्म 60 था उस टाइम पे जब मैं बीमार हुआ, तो उससे अब घटता घटता 56 पे आ गया हूँ। हम्म ठीक अब है। फिर से मैम मेरा जो ये इलाज चला है वो मेरठ से चला है, हम्म और ये मतलब तकरीबन 2.5 महीने हो गए फिर से दवाइयाँ खाते खाते। अभी हम्म मतलब परेशानी ज्यादा हो रही है कि ना तो वेट बढ़ रहा, और मतलब दांतों हम्म में प्रॉब्लम होने लगी इस वजह से। ठीक है। देखो सबसे पहले तो विकास आपने जो जो दिक्कतें मुझे बताई, हाइटिस हर्निया है। हाइटिस हाँ हर्निया जी। जब होता है ना तो उसकी वजह से हमारी जो इनडाइजेशन या जो हमारी डाइजेशन को नहीं प्रमोट कर पाते, जीआरडी, ये सारी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, है ना। जी तो मैम। हाइटिस हर्निया कितना है, एक तो ये देखना पड़ेगा। वो किस तरह जी की जी। ऑब्स्ट्रक्शन या बल्ज कॉज तो नहीं कर रहा, वो देखना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंगली क्या बेटर मैनेजमेंट उसको आपकी की जा सकती है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। और अगर एलोपैथी की बात करूं तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, जब तक दवाइयां खाओगे तब तक आराम रहेगा, जब दवाइयां खाना बंद कर दोगे तो उसके बाद आराम नहीं आएगा, उसके बाद वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो हाइटिस हर्निया है, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी हर्निया दवाइयों से ठीक हो जाता है ना, क्योंकि हर्निया में वहां मसल की वीकनेस हुई है। मसल के वीक होने की वजह से वहां से जो है वो एक हर्निएशन, जो हमारा ऑर्गन है वो प्रोट्रूड कर रहा है, वहां से ऑर्गन का एक बल्ज बन गया है। तो उसको जी बढ़ने से रोक सकते हैं, वो इससे आगे ना बढ़े, इससे आगे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसके साथ शुरू कर सकते हैं। तो एक बार देखना बहुत जरूरी है कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, किस एक्सटेंट तक आया है, और उसको एक बार देखकर फिर क्या बेटर मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है या शुरू की जा सकती है, वो गाइड करेंगे। जी 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 मैम। ठीक है। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मेरठ गया था मैम तिरुपति हॉस्पिटल में, जी। तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर से मतलब अपनी भाषा में पूछा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि एक वॉल टाइप होती है बीच में, जब खाना खाते हैं तो वो वॉल आपकी उठी की उठी रहती है, जिससे आपको ऊपर खाना आ रहा है। हाँ, मैं आप वेबिनार में कब से जुड़े हो? वेबिनार मैम स्टार्टिंग से ही हूँ मैं, जब से स्टार्टिंग आपका से तो स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्पिंक्टर के बारे में बताया था कि जी वो जी मैम, अच्छे वो तरीके पिक्चर से क्लोज नहीं पिक्चर होता। हाँ जी हाँ पिक्चर था। हाँ, पिक्चर दिखाई थी। तो वो बेसिक जी रीजन हो सकता है कि उस पिक्चर जो है वो अच्छे से काम ना कर रहा हो, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स हो रहा हो, जी जी है ना। मैम। एक बार तो मुझे आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी विकास, है ना। रिपोर्ट्स जब तक नहीं देखूंगी तो क्या सिनेरियो चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम है ना। आपकी रिपोर्टों में एग्जैक्टली आया क्या है और उसका क्या मैनेजमेंट बेटर हो सकता है। जी जी एलोपैथिक हो सकता है, आयुर्वेदिक हो सकता है, क्या बेटर आपके लिए ऑप्शन रहेगा, उसके साथ गाइड करूंगी, है ना। क्योंकि उसके लिए रिपोर्टें देखनी जरूरी है, क्योंकि काफी सारी चीजें होंगी। हाइटिस हर्निया आपने बताया, एक बल्ज बताया, स्फिंक्टर का इनकम्पिटेंसी बताई है। तो वो एक बार जी जी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या, दोनों तीनों चीजों में से क्या है या तीनों ही है जी जी मैम। है ना। तो एक बार आप जो है अपनी रिपोर्ट शेयर करो, मतलब अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं एक बार कंसल्टेशन आपके लिए अरेंज करवाती हूँ, और फिर हम जो है वो देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैम वैसे मेरे से नजदीक पड़ता है वो, ये भी पड़ता है आपका मेरठ वाला। हाँ, मेरठ हॉस्पिटल आपके पास पड़ता है, एक बार आकर मिल लो, है ना। एक बार आकर मिल लो, वहीं पर ट्रीटमेंट के साथ शुरू करवा लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। आनंद, आनंद यादव जी, इसके जी बाद मैम। भी बताएंगे। हेलो मैडम। हेलो हाँ जी आनंद जी बताएं। मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। मैम, मेरे को है ना कई साल से कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन रहता है? हाँ, जैसे मेरे को 2-3 बार फ्रेश होके आना पड़ता है, फिर भी ब्लोटिंग बनी रहती है। ठीक तो है। मैंने ना हम्म एम्स में मैंने एंडोस्कोपी करवाई थी। हम्म तो उन्होंने मेरी बायोप्सी भी कर दी। तो बायोप्सी अच्छा। में लिम्फोसाइटिक गैस्ट्राइटिस आया था। ठीक है। फिर मैंने जैसे उनको जब रिपोर्ट मैंने दिखाई ना, तो वो बोले कि हम दोबारा बायोप्सी करेंगे और बड़ा पीस लेंगे, ऐसे कुछ कह रहे थे। हम्म फिर मैंने उनको बड़ा पीस दिया नहीं, अभी कुछ दिन पहले की बात अच्छा है। किया, अच्छा किया, नहीं दिया। क्योंकि देखो क्या है ना, बायोप्सी एक विशेष साइकिल है। बायोप्सी में जब तक कुछ नहीं आएगा तब तक वो आपकी ट्रीटमेंट को शुरू नहीं करेंगे, है ना। और अगर इस तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन होता है, वो हमारी एंडोस्कोपी में क्लियर हो जाता है। मैम, एंडोस्कोपी में तो गैस्ट्रिक नेट दिखा रखा है, उस पर क्वेश्चन मार्क है। कोई बात नहीं, एक बार आप रिपोर्ट शेयर करो, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या दिक्कत है, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं,
है ना। बायोप्सी भी अगर करवाते हो, अगर डीपर टिश्यू से करवाते हो, देखो क्या है, क्योंकि मैंने जितने भी केसेस मैक्सिममली देखे हैं ना, तो जब भी फर्स्ट बायोप्सी में कुछ नहीं आता उसको हमेशा डीपर टिश्यू से, दूसरी में भी कुछ नहीं आएगा तो तीसरी बायोप्सी रिकमेंड करेंगे। जब तक उस बायोप्सी में कुछ आएगा नहीं ना, तब तक वो कुछ भी गाइड नहीं करेंगे। उस हमेशा एक अलग अगला मैनेजमेंट देंगे। और बायोप्सी जब करवाते हैं तो जो इन्फ्लेमेशन नहीं भी होती है वो भी कॉज होनी शुरू हो जाएगी। अंदर एक जख्म तो होगा ना बायोप्सी को करने से, वहां पे टिश्यू लेंगे, वहां पे जो है इंसिजन करेंगे तो वहां जख्म तो होगा, उस जख्म पे कोई ना कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, और अगर छोटी प्रॉब्लम है वो उसके बढ़ने के चांसेस भी हमेशा हो जाते हैं। हाँ मैम, मेरे को बायोप्सी करवाने के बाद फिर ज्यादा दिक्कतें होने लगी, गैस बहुत ज्यादा बनने लगी। वही तो प्रॉब्लम है, जो चीज नहीं भी होती है वो भी होनी शुरू हो जाती है। तो रिकरेंट बायोप्सी करवाने का कोई फायदा नहीं है। एक बार नेचुरली मैनेज करके देखते हैं, अगर नेचुरली चीज ठीक हो जाती है तो क्यों जाना ना उस चीज पे, जिसके इल इफेक्ट होंगे वो तो एक ही चीज साबित करने पे तुले होते हैं। बायोप्सी में जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक उनके लिए डिजीज कोई बड़ी है नहीं। बस जिस दिन बायोप्सी में आ गया, अब 2 या 3 बार किसी पेशेंट की बायोप्सी होगी, एक जगह से कोई पीस काटेंगे तो वहां कुछ ना कुछ दिक्कत तो शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, वहां पे परफोरेशन, कुछ तो शुरू हो ही जाएगा, और हाँ वो एक जी मैम, नेगेटिव रिपोर्ट्स में भी आ मैंने ही इसके जाएगा। बाद दोबारा तो दोबारा नेचुरल चेक नहीं मैनेजमेंट के किया। साथ शुरू करो। जी कहाँ मैम, से और बात कर रहे हो? मैम मैंने पेट स्कैन भी करवाया था तो उसमें भी ऐसा कुछ आया नहीं। हाँ, अभी नहीं आया है, लेकिन बायोप्सी इतनी बार होगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। पेट स्कैन में क्या यही आता है, किसी टिश्यू की इन्फ्लेमेशन, कहीं पे कोई ग्रोथ, कहीं पर जो है कुछ अनइवन सी ग्रोथ लग रही है, कोई सेल्स जो है वो अनइवनली ग्रो कर रहे हैं। बायोप्सी के बाद 2-3 बायोप्सी के बाद दोबारा करवा लेना पेट स्कैन, वहां आ जाएगा। नहीं मैम, बायोप्सी तो नहीं करवाने मुझे। हाँ, एक बार हम ट्रीटमेंट के साथ शुरू करते हैं, नेचुरली इसको मैनेज करना शुरू करते हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां तो पेशेंट को जब कैंसर, वो 2-3 बायोप्सी के बाद कैंसर लिख कर दे देते हैं पेशेंट को, तब पहुंचते हैं पेशेंट आके, नहीं तो मैम, मेरे उसमें को भी ऐसे अभी मैनेज तो होता है। मेरे को कोई तो बहुत ज्यादा इसको, प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन का इसको हम है। मैनेज करना शुरू करते हैं, नेचुरली मैनेज करना शुरू करते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाती है कॉन्स्टिपेशन, कोई तो मैम मेजर कंसर्न नहीं है। कुछ चीजें बदलनी होती हैं, कुछ चीजें शुरू करनी होती है। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो पंचकर्मा जरूरी है। अब वो एक बार देखना पड़ता है, अगर वात कौन सा दोष है, कौन सा वो बढ़ा हुआ है, तो कफ बढ़ा है तो वमन कराएंगे, पित्त बढ़ा है तो विरेचन कराएंगे। इस तरीके से अलग अलग थेरेपीज प्लान होती हैं, तो वो एक बार देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर मैनेजमेंट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो मैम जैसे मेरा अभी जैसे डायग्नोसिस जैसे एक अधूरा सा है, तो फिर आप उसको हम्म। मतलब डायग्नोस करोगे ना? नहीं, देखो, डायग्नोसिस बनाने में इतना वो क्यों, इतना रकस क्यों क्रिएट करना है? डायग्नोसिस बनाने में ही तो सारी प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस है ना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको गैस्ट्राइटिस का कंसर्न है, उसकी ट्रीटमेंट पे शुरू करते हैं। आपकी लीवर हेल्थ पे काम करना शुरू करते हैं, आपकी डाइट पे काम करना शुरू करते हैं, एक टैग लग जाएगा, एक डायग्नोसिस बन जाएगा, उसी का क्या ट्रीटमेंट होगा? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो शुरू किया जा सकता है। तो मैम मैं ना विजिट करना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल, तो मेरे को एक विजिट कर एक लो। तो जैसे कहाँ से बात कर रहे हो? मैम वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन हम दिल्ली में भी रहते हैं। गुड़गांव आ सकते हो, पंचकुला आ सकते हो, कुरुक्षेत्र आ सकते हो, मेरठ आ सकते हो। नहीं मैम, मेरठ आ जाऊंगा मैं। मेरठ आ जाओ, ठीक है। तो मेरठ आ मैम जाओ, मुरादनगर में हमारा हॉस्पिटल है, एक जागृति विहार में है, मुरादनगर वाला बड़ा हॉस्पिटल है, वहां आ जाना, अच्छा, ठीक है। मैम वहां पे डॉक्टर मुरादनगर और नेहा मेरठ। ठाकुर मिलेंगे आपको फ्री में। अच्छा ठीक मैम, उनसे मेरे मिल को लेना वो एक प्रॉपर प्रॉपर एक एड्रेस डाल दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। बार। आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर भेजा था ना, उस पे आप एड्रेस ले सकते हो। चैट में भी डाला था मैंने, फ्लैश भी किया था, 7710371037। ठीक है मैम, मैं एक बार ठीक है चैट में मैम। दोबारा डलवा रही हूँ हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप मैसेज करके मेरठ के हॉस्पिटल का एड्रेस ले सकते हो। और मैम जैसे वो 3 दिन ठीक का जो कैंप होता है वो लेना बेटर रहेगा या फिर वो 7 डेज का? है, उसमें भी आ सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये है कि आपको आचार्य मनीष जी और डॉक्टर BRC ये दोनों मिल जाएंगे। अगर इनके सेशन लगाना चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो तो कैंप में आ सकते हो। लेकिन कैंप में आने के बाद भी पॉसिबल रहता है कि जैसे पेशेंट की बीमारी रहती है उसके अकॉर्डिंगली उसके स्टे को प्रोलॉन्ग करवाया जाता है,
क्योंकि 3 दिन में बीमारी में असर आना तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसका रिवर्सल, उसका सही होने में समय लगता है। और ठीक एक है, मैम मेरे को किडनी जो है ना उसमें सिस्ट भी है। कोई बात नहीं, जब मैनेजमेंट के साथ शुरू करेंगे तो पहले तो सारी रिपोर्ट्स ही देखेंगे ना आपकी, कि क्या क्या, अपनी सारी रिपोर्ट साथ में लेकर आना। ठीक है, कि ठीक है क्या मैम। क्या कहते हैं, क्या पहला हमारी प्रायोरिटी रहेगी जिसके लिए पहले ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी, वेलकम। अभी हम पीपीटी की तरफ जाएंगे एक बार दोबारा से। तो अभी कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, जैसे इतने सारे पेशेंट से हम बात कर रहे थे, तो पहले तो ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है। डायग्नोसिस बनाने के लिए पहले पेशेंट की जर्नल हिस्ट्री लेते हैं हम, जैसे मैं भी पेशेंट से पूछ रही हूँ उनकी उम्र कितनी है, एज कितनी है, और क्लिनिकल हिस्ट्री, उनको क्या क्या बीमारियां रही हैं, किसी चीज की लंबे समय से दवाई तो नहीं चल रही, कोई चीज वो खा तो नहीं रहे हैं बहुत लंबे समय से जिसके रिप्रिकॉशन उनकी बॉडी पे आ रहे हो। फैमिली हिस्ट्री की, फैमिली में कभी इस तरह की दिक्कत किसी को तो नहीं रही है, या वो फैमिली में इनहेरिटेड प्रॉब्लम जो है जो चली तो नहीं आ रही, उनके स्टूल में कैसा है, कॉन्स्टिपेटेड है, लूज स्टूल है, ब्लड मिक्स्ड है, म्यूकस आ रहा है, इस तरीके की अलग अलग दिक्कतें जो हैं हम स्टूल से ले सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर उनकी हुई है तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या पैरामीटर्स हैं जो बड़े हुए आए हैं, है ना। उसके बाद उसकी अगर कोई एंडोस्कोपी हुई है या बेरियम रेडियोलॉजी हुई है, तो वो सारी चीजें हम चेक करते हैं, और बेस्ड ऑन ऑल दीज पॉइंट्स हम पेशेंट का एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसको क्या बीमारी है ना, और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट फिर शुरू किया जाता है। नेक्स्ट, अब देखो हम लोगों को मतलब यहाँ पर हम रोगों का उपचार करते कैसे हैं ये हम एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले उपचार करने के लिए बीमारी के कारणों को दूर करना जरूरी है, जिसकी वजह से बीमारी हुई, उसके लक्षणों में राहत की, लक्षण क्या क्या बीमारी के सिम्टम रहते हैं उसमें राहत आना जरूरी है। अगर अल्सर है या कोई घाव है तो उनको ठीक करना इंपॉर्टेंट है, और बीमारी दोबारा ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेंगे, वो पेशेंट को करवाना और सिखाना, दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके बाद हम जब उपचार करते हैं तो ऐसे मतलब अगर इनडाइजेशन है, एसिडिटी है, तो उसमें सबसे पहले पित्त जो हमारा बड़ा होता है, जिसको हम फायर, हमारी डाइजेस्टिव फायर को भी कोरिलेट करते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो पित्त का शमन सबसे बात पहले करते हैं। वात दोष जो उस पित्त को बॉडी में ट्रेवल करा रहा है उसको शांत करना, अपनी जो हमारे ब्लड पैरामीटर्स है, जो ब्लड में दिक्कतें फैल रही है उसको साफ करना, और पित्त को शरीर से जो है वो बाहर निकालना, उसको जो अगर वो एक्सेसिव है तो उसको फ्लश आउट करना, ताकि ये जो हमारा इंडाइजेशन का इशू है इसको रिजॉल्व आउट किया जा सके। इसके साथ शुरू करते हैं। अब कौन सी थेरेपीज प्लान होंगी कौन से पेशेंट के लिए, वो भी हम कैसे प्लान करते हैं उसमें। अब अगर अम्ल पित्त है, इंडाइजेशन है, गैस एसिडिटी है, तो उसमें कौन सा दोष जो है वो ज्यादा बड़ा हुआ है। अगर पित्त और कफ बड़ा है पेशेंट का तो हम उसमें विरेचन करवाते हैं, और वमन हम वहां करवाते हैं जहां जो कफ का अनुलोमन ज्यादा है, कफ दोष का अनुलोमन ज्यादा है, तो वहां पर हम वमन जो है वो प्लान करते हैं। मतलब ये दो मेजर थेरेपीज हैं जो करवाई जाती हैं। अब कुछ होम रेमेडीज, घर पे क्या चीजें हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस है जिनको अपनाकर जो है हम इन चीजों से जो है वो बच सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा बनाना रहता है ना, तो बनाना में बहुत सारे जो है नेचुरल जो एंटी एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं वो रहती है, तो वो नेचुरली भी हमारे जो एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो आप बनाना ले सकते हो, जिंजर ले सकते हो, जिंजर जो है एल्कलाइन है, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है, इसमें काफी सारे डाइजेस्टिव एड्स भी हैं जो हमारी इरिटेशन जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में है, या जो इरिटेंट्स जो हमें ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व आउट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम जो है वो एलोवेरा जूस ले सकते हैं। जैसे एलोवेरा के और भी बहुत सारे फायदे हैं, ये पेट को साफ करने में मदद करता है। पेट में अगर किस तरह की इन्फ्लेमेशन है, सूजन अगर पेट में आ रही है, पेट में जलन हो रही है, उसको कम करने में जो है वो हेल्प करता है एलोवेरा जूस। तो अगर आप एलोवेरा जूस ले सकते हो सुबह तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक और जो जीरा और सौंफ का पानी, जीरा और सौंफ का पानी भी हम आप जो है पेशेंट ले सकते हैं, ताकि जो हमारा पीएच है
मतलब जितना ज्यादा एसिडिक पीएच होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी, बॉडी में जलन और पित्त का एग्रावेशन होगा। तो जितनी ज्यादा एल्कलाइन चीजें हम लेंगे तो उससे जो हमारा पीएच है वो बैलेंस होगा। तो पीएच बैलेंस करने आप जीरा और सौंफ का पानी भी जो है वो साथ में ले सकते हैं। इसके बाद जो है डिटॉक्स वाटर पी सकता है। डिटॉक्स वाटर भी सेम, अगर डिटॉक्स वाटर हम लेते हैं तो वो हमारी पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो एल्कलाइन होता है नेचर में। तो एल्कलाइन वाटर होगा, पीएच को मैनेज करेगा, तो आगे चल के प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व आउट होंगी। और हर्बल टी भी कॉम्बिनेशन होता है। हर्बल टी में भी काफी सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हमारे डाइजेशन को प्रमोट करते हैं, डाइजेशन को बेटर करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हम एक वीडियो देख लेते हैं डॉक्टर सीरीन की, जिसमें उन्होंने पंचकर्मा का इम्पोर्टेंस जो है वो बताया है। नीचे जो हमारे आज तक वाले जो वो हैं कटआउट सा, ये सबसे ऊपर वाली वीडियो। हाँ जी। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to think you are still. ये क्या में कैसे कहता है देसी बायोमेटर से कई तरह की चीजें होती हैं। फिर रॉयन जॉनसन है जो कि अपना को जल्दी करने लेकिन उससे अपने बेटे के लिए तीनों वीडियोस प्ले सारी प्रीव्यू Here, if you can do, you will be talking to yourself, to live life happily. जैसे उन्होंने ही अपनी वीडियो में बताया कि हेल्दी लाइफ को जीने के लिए पंचकर्मा इज द की। जैसे किसी भी हमारी कोई भी मशीन है या कोई भी चीज है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, जब तक हम उसकी सर्विसिंग नहीं करते वो अच्छे से नहीं चलती ना। तो उसी तरीके से जब तक हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, जितना गंदगी हम इसमें डाल रहे हैं इसको साफ नहीं करेंगे, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो डिजीज है, उसका कॉज होना नेचुरल है। तो जब हम उसको ट्रीट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है डिजीज फ्री हो जाती है। अब आयुर्वेदा क्या है? You are receiving you have probably lunch, so you have dinner between both nights. Keep eating non-stop. This turns your hormones are जैसे उन्होंने इस वीडियो में बताया कि आयुर्वेदा इज नॉट ओनली कि आपको दवाइयां लेनी है, इज अबाउट हमारी जर्नल। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम अपने नेचुरल हाउस होल्ड में ऑलरेडी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से, हमारी आदतें बदलने की वजह से वो सारी चीजें हमने चेंज करी, और चेंज की वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है अभी परसिस्ट कर रही है। अनकोट। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साथ दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, और कभी फूड पॉल्यूशन की बात करें। Pollute your body is the type of food you eat. And there are 45 foods जो आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। एग्जाम्पल होते हैं इंफ्लेमेटरी इंटेस्टाइन, इक्वल पब्लिसिटी नहीं कर रहा, और दोस्तों देखिए इसमें छोटा सा एक है इंफ्लेमेटरी इंडेक्स, 18%. Pure and what you eat does not cause inflammation in your body. बॉडी को सही तरीके से रखें। तो जैसे उन्होंने भी अपनी वीडियो में यही सारी चीजें बताई हैं कि खाने में क्या चीजें होनी चाहिए, खाने में क्या बेसिक प्रैक्टिस है जो हमें करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं, और जिसकी गलत करने की वजह से हमें जो है वो प्रॉब्लम जो है रह रही है।
है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जर्नली भी पेशेंट्स को समझाते हैं, बताते हैं, है ना। और हमारा मेजर फोकस यही रहता है कि पेशेंट के लिए ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से एग्जामिन करवाई जाए। तो हमारे मेजरली बहुत सारे सेंटर्स हैं। अगर आप हमारे किसी सेंटर के नियर बाई अप्रोच कर रहे हैं, नियर बाई फॉल करते हैं, तो आप वहां से जो है ट्रीटमेंट एक बार विजिट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के साथ शुरू करवा सकते हैं। अगर आप जो है किसी दूर के सेंटर से, मतलब सेंटर से कहीं दूर है, आ नहीं सकते, या किसी भी XYZ सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका विजिट जो है वो प्लान नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें डॉक्टर वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो आपको आपकी डिजीज के रिगार्डिंग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उसके साथ जो है आपको ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करवाई जाए। कोई पेशेंट तो नहीं है ना, पुरानी है? ठीक है। तो जितने भी पेशेंट जो हैं जिनको हम इस वेबिनार में ले पाए हैं, उनके इफेक्टिव सॉल्यूशन तो आई होप मैं प्रोवाइड करवाने में जो है वो हेल्पफुल रही हूं। लेकिन जो भी इस वेबिनार में कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जो ये हेल्पलाइन नंबर है, वो इस हेल्पलाइन नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, ताकि आपको जो है गाइड किया जाए, आपकी जो भी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद।